इधर मोहित ने कोयल को दीवार की तरफ धक्का दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ क्रांति भी अपनी डरावनी नजरों के साथ रोशनी की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। लेकिन उससे पहले ही उनके कमरे का फोन बज उठा। फोन पर और कोई नहीं बल्कि रुस्तम था। उसने क्रांति से रोशनी को छोड़ने की बात कह दी और क्रांति भी रुस्तम की बात को टाल नहीं सकता था। इधर अपने पिता के कहने पर मोहित भी कोयल से दूर हो गया, लेकिन कोयल को उससे घिन आ रही थी और उसने मोहित की कमर के नीचे एक जोरदार लात मार दी। पापा। मोहित दर्द के मारे चिल्ला उठा था और वो नीचे जमीन पर गिर गया था। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जान ही निकल जाने वाली थी। तेरे जैसे आदमी के साथ तो यही होना चाहिए। अगर आज के बाद तूने कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना, तो मैं तेरा इससे भी ज्यादा बुरा हाल कर दूंगी। कोयल ने घमंड भरी आंखों से मोहित को देखा, जो कि जमीन पर गिरकर इधर से उधर लौट रहा था। चलो कोयल, अब निकलते हैं। रोशनी को लगा कि कोयल जो कर रही थी वो काफी खतरनाक था। अगर वो दोनों बाप बेटों का दिमाग खराब हो गया और इन्होंने इन दोनों को जान से मार दिया, तब तो ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकती थी। और यही सोचकर रोशनी को डर लग रहा था। इसलिए रोशनी जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर चली जाना चाहती थी। रोशनी, तुझे इन जैसे लोगों से ना डरने की जरूरत नहीं है। तूने देखा नहीं इसके बाप की अभी कैसी हालत हो गई। अगर इनकी हिम्मत 2 गुनी भी हो जाए ना, तब भी ये दोनों ना हम दोनों का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, समझी तू? कोयल ने कहा। उसने पहले ही क्रांति की हालत देख ली थी और वो समझ गई थी कि अब क्रांति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसकी हालत किसी भीगी बिल्ली की तरह हो गई थी। इस बार उन दोनों की जान को किसी ऐसे इंसान ने बचा लिया जो कि चेतन रस्तोगी से भी बड़ा आदमी था, और इसलिए कोयल के मन का डर और ज्यादा खत्म हो गया था। अरे अभी तो ये बूढ़ा घोड़ा भी बाकी रह गया है। कोयल ने क्रांति की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। फिर उसने उसके साथ भी वही किया जो उसने मोहित के साथ किया था, और क्रांति भी नीचे जमीन पर गिर गया। उसने कोयल के पैर पकड़ लिए थे। साले छोड़ छोड़ मुझे। कोयल ने गुस्से में क्रांति से अपने पैरों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। तुझे छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ देता हूं। क्रांति ने उसके सामने जोर से हंसते हुए कहा। रुस्तम ने भी फोन पर उससे यही कहा था कि उसे सिर्फ रोशनी की सेफ्टी की चिंता थी, और जहां तक बात किसी दूसरे इंसान की थी तो उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो लोग कोयल के साथ जो चाहे वो कर सकते थे, और रुस्तम उन्हें उसके लिए कुछ भी नहीं कहने वाला था। छोड़ दे मुझे। अगर तूने कुछ भी किया ना, तो जिस इंसान ने तुझे फोन किया था ना, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा तुझे, मालूम है ना? अभी उसका ही फोन था। तेरी हालत कैसी हो गई थी अभी? कोयल ने अपने पैर उसके हाथ से छुड़वाने की भरसक कोशिश करते हुए कहा, लेकिन क्रांति उसे छोड़ने के लिए राजी ही नहीं था। अच्छा, मुझे तो रुस्तम भाई ने सिर्फ इतना कहा कि रोशनी को छोड़ दो। रुस्तम भाई को तेरी जिंदगी या तेरी मौत की ना कोई चिंता नहीं है, क्रांति ने मुस्कुराकर कहा। जैसे ही कोयल ने क्रांति के ये शब्द सुने तो उसका चेहरा मारे डर के पीला पड़ गया। पापा, सच में? इधर ये सुनते ही जैसे मोहित की जान में जान आ गई थी और वो तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी जिंदगी में एक नई शक्ति का संचार होना शुरू हो गया था और वो हैरान सा अपने पिता को देख रहा था। उनकी शक्ल देखकर ही वो समझ गया था कि उसके पापा झूठ नहीं बोल रहे थे। इसलिए वो तुरंत कोयल के पास आया और एक हाथ उसकी कमर में डालकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कहा, साली चुड़ैल, अभी तो बड़ी शयानी बन रही थी, अब तेरे तेवर कहां गए? दिखाना, थोड़ा तो दिखाना नखरे। मोहित ने कहा। उसकी आंखों में कोयल को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। दोनों बाप बेटे कोयल को किसी भूखे भेड़िए की तरह देख रहे थे और उसकी हालत खराब होनी शुरू हो चुकी थी। फिर उसने रोशनी को देखा और बोली, रोशनी, रोशनी, मुझे बचा ले यार, प्लीज मुझे बचा ले यार, प्लीज उसे भी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए ना उसे, देखिए चोट लग जाएगी, छोड़ दीजिए ना उसे। रोशनी ने क्रांति और मोहित के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हें हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। क्रांति ने रोशनी से प्यार से कहा, लेकिन उसकी आंखों को देखकर रोशनी को काफी डर लग रहा था। रोशनी अंदर से सहम गई थी और उसे लग रहा था कि अगर वो 2 पल के लिए भी यहां रुकी तो हो सकता था कि मोहित और क्रांति अपना इरादा बदल लेते और अपने शैतानी हाथों को उसकी तरफ बढ़ा देते। लेकिन वो कोयल को बचाना चाहती थी।
पर क्योंकि उसके अंदर इतनी जान नहीं थी कि वो कोयल को बचा सके, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल गई और बाहर जाकर उसने पुलिस को ढूंढना शुरू कर दिया। अब सिर्फ पुलिस ही थी जो कोयल को बचा सकती थी। रोशनी होटल से तेजी से बाहर निकल आई। जैसे ही वो बाहर आई, इतनी देर में उसकी आंखों के सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो चुकी थी। ये वही गाड़ी थी जो लकी को लेने के लिए आई थी और अब वो रोशनी का इंतजार कर रही थी। रोशनी उस गाड़ी को इतने पास आता हुआ देखकर घबरा गई। फिर उसमें जब बैठे ड्राइवर ने बताया कि रुस्तम ने उसे लेने के लिए गाड़ी भेजी थी, तो वो थोड़ा शांत हो गई। लेकिन भाई, मैं यहां पर अकेले नहीं हूं। मेरे साथ मेरी दोस्त थी जो कि अभी भी अंदर फंसी हुई है। प्लीज उसे बचा लो, इससे पहले कि वो लोग उसके साथ कुछ कर दें। प्लीज उसकी जान बचा लो। प्लीज मेरी बात मानो, बचा लो उसे। रोशनी ने उस लंबे से आदमी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन मैडम, हमें ऊपर से यही ऑर्डर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आपको ही छुड़वा कर लाना है। सामने वाले लड़के ने कहा। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वो खुद भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे पैरों में भी गिरने के लिए तैयार हूं। प्लीज मेरी बात समझो और उसे बचा लो। रोशनी उस आदमी के पैरों में गिर चुकी थी और उसकी आंखों में से आंसू गिरना शुरू हो गया था। उसकी दोस्त चाहे कैसी भी थी, लेकिन आखिर में थी तो उसकी दोस्त। आप प्लीज उठ जाइए मैडम, आप इस तरह से नीचे भी बैठ जाएंगी तो भी कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर पाएंगे, सॉरी। उस आदमी ने तुरंत रोशनी को नीचे से उठाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन रोशनी उठने को राजी ही नहीं थी। वो तो नीचे ऐसे बैठ गई थी जैसे उसे कोई इंसान नहीं उठा सकता था। जब उस लड़की ने देखा कि रोशनी उठने वाली नहीं थी, तो आखिरकार उसे थक हार कर उस लड़की की जिद को मानना ही पड़ा। ठीक है, कहां है आपकी दोस्त, बताइए। थैंक यू सो मच। रोशनी ने उस लड़के को थैंक्स बोला और फिर दोनों होटल के अंदर दाखिल हो गए। उनके साथ रोशनी आगे आगे चली जा रही थी। इधर कोयल को क्रांति और मोहित ने पलंग पर धकेल दिया था। क्रांति ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था और मोहित ने कोयल के शर्ट की कॉलर को अपने हाथों में ले रखा था। वो उसकी तरफ देखकर बहुत ही घिनौनी हंसी हंस रहा था। फिर उसने उसके शर्ट को फाड़ दिया, जिस वजह से कोयल का कंधा साफ नजर आने लगा था। ठीक इसी वक्त उनके कमरे के अंदर दो लोग दाखिल हुए। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और आते ही क्रांति और उसके बेटे मोहित को पलंग पर से उठाकर नीचे पटक दिया। फिर वो दोनों को खींचकर होटल से बाहर ले आए। कोयल, क्या तुम ठीक हो ना तुम? जब रोशनी ने देखा कि उसके शर्ट का कंधा फट गया था, तो वो तुरंत कोयल के पास भागकर चली गई। उसने आते ही कोयल को गले से लगा लिया और इस तरह वो कोयल को करीब 10 मिनट तक गले लगाकर खड़ी रही। उसके बाद कहीं जाकर कोयल संभल पाई थी। मैडम, आप दोनों अपना अपना सामान उठा लीजिए, हम लोग आपको आपके घर छोड़ाते हैं। उन दोनों में से एक लड़के ने बड़े सम्मान के साथ रोशनी से कहा। सॉरी, हमारी वजह से आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, रोशनी ने कहा। और फिर वो सामान उठाकर कोयल को अपने साथ ले आई और दोनों गाड़ी में बैठ गए। ठीक इसी वक्त उन दोनों ने जब देखा कि उन्हें लेने के लिए एक बड़ी सी महंगी गाड़ी आई थी, तो उनके होश उड़ गए। उनकी आंखें उस गाड़ी पर ऐसी जमी थी कि फिर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रुस्तम डांगी जी मेरी जान क्यों बचाना चाहते हैं, जबकि मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूं? रोशनी ने पूछा। वो रुस्तम सर को भी आपको बचाने के लिए उनके बड़े सर इससे पहले कि पहला आदमी रोशनी की बात का जवाब दे पाता, उससे पहले ही दूसरे ने उसे सच बताने से रोक दिया था। वो खांसा और फिर उस आदमी की तरफ देखने लगा जो जवाब देने वाला था। उस आदमी ने भी एक बार के लिए इधर देखा और फिर पीछे पलटकर रोशनी की तरफ घूमते हुए देखा और बोला, मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको बचाने के लिए बोला होगा तो मुझे लगता है कि आपको ही इस बारे में ज्यादा पता होगा ना। उस आदमी ने अपनी जुबान को ठीक वक्त पर रोकते हुए कहा, रुस्तम डांगी के भी सर हैं। कोयल और रोशनी दोनों ही उस आदमी के बारे में जानने के लिए बेताब थी और फिर उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, अच्छा, कौन है रुस्तम डांगी के सर भी? क्या नाम है उनका? क्या आप जानते हो उन्हें? बताओ ना, कौन है वो? सॉरी मैडम, हम इस चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारा काम तो सिर्फ आप लोगों को सेफ्टी के साथ घर पहुंचाने का है और हम लोग सिर्फ वही करने के लिए आए हैं। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मालूम है, हमें माफ कर दीजिए, उस आदमी ने कहा और अपनी नजर उन दोनों से दूर खिड़की पर टिका दी। वो चाह कर भी उन दोनों से नजर नहीं मिलाना चाहता था और ना ही इस बारे में आगे कोई जानकारी देना चाहता था। कोयल और रोशनी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें यह बात काफी अजीब महसूस हो रही थी। कोयल, ये तो... अचानक से रोशनी के हाथ में कुछ आ गया था
जब उसने सीट पर अपना हाथ फिराकर देखा तो पाया सीट पर एक लाल रंग का धागा पड़ा हुआ था, जिसके दोनों सिरों पर गांठ लगी हुई थी। उसने कोयल की तरफ देखा और कोयल भी उस धागे को देखकर हैरान रह गई। कोयल, ये तो वही लाल धागा है ना जो उस औरत ने तेरे और लकी के हाथ में बांधा था? नहीं नहीं, ये वो कैसे हो सकता है? कोयल को याद आया कि उस बूढ़ी औरत ने उसके और लकी के हाथ में वो धागा इसलिए बांध दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। भले ही वो देखकर पहचान गई थी कि ये वही धागा था, फिर भी वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी कि ये वही धागा था। अरे ऐसे कैसे नहीं कर रही है? रोशनी ने कोयल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा। उसने उस धागे का एक सिरा कोयल के हाथ में बांधा और बोली, देख, इसका नाप और तेरी उंगली का नाप बिल्कुल एक जैसा है, और ये दूसरा वाला जो हिस्सा है इसका नाप थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसे लकी ने अपनी उंगली में पहना था। कोयल अपनी उंगली में बंधे उस धागे को देख रही थी, लेकिन वो मानने के लिए राजी नहीं थी कि उसी का ये धागा था। भाई, क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि ये धागा तुम्हारी गाड़ी में कैसे आया? फिर रोशनी ने उस आदमी की तरफ देखते हुए पूछा। उसने अपने हाथ में वो रस्सी पकड़ी हुई थी। मुझे मालूम नहीं है मैडम, उस आदमी ने रोशनी के हाथ से धागा लेते हुए कहा। उसने कोयल और रोशनी की बातें सुन ली थी और उनकी बातों से उसे इस बात का अंदाजा लग गया था कि वो धागा और किसी का नहीं बल्कि लकी का था। फिर भी वो आदमी उन्हें लकी के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहा था? क्या लकी के बारे में बताने से खुद लकी ने ही मना किया था? अब आगे क्या होने वाला था? क्या लगता है आपको, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही मोहित कोयल के सामने आने वाला था, वैसे ही रुस्तम ने फोन करके उस कमरे का सारा माहौल बदल दिया था। कोयल को जैसे पता चला कि वो बच गई थी, तो उसने ना सिर्फ मोहित को बल्कि क्रांति को भी लात मार दी थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि लकी ने उसे बचाने के लिए किसी को नहीं भेजा था। आखिरकार रोशनी ने बड़ी मुश्किल से कोयल को वहां से छुड़वाया और फिर उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर बैठ गई। लेकिन गाड़ी में चढ़ते ही उसने देखा कि उसमें वही लाल धागा बंधा हुआ था जिससे उस बूढ़ी ने लकी और कोयल की उंगली पर बांधा था। अरे मैं कह रही हूं ना, ये वही धागा है, समझ क्यों नहीं रही है तू? रोशनी ने कहा। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा धागा है, और अगर है भी तो लकी इस गाड़ी में आकर क्या कर रहा है? कोयल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। इधर उस लड़के को भी समझ आ गया था कि लकी गलती से गाड़ी में वो धागा भूल चुका था। अब क्योंकि वो धागा लकी का ही था, इसलिए उसे बड़े ध्यान से वो रखना चाह रहा था। उस आदमी ने रोशनी से धागा इतनी जल्दी से लिया कि उस चक्कर में उसके हाथ में कट भी लग गया था। रोशनी ने जब उसे इस तरह से छीना झपटी करते हुए देखा तो उसका शक और ज्यादा गहरा गया था। अगर ये लकी की रस्सी नहीं है तो भी ये आदमी इतना नर्वस क्यों हो रहा है? कहीं लकी नहीं तो? रोशनी ने मन ही मन अपने आप से कहा और उसकी आंखें धीरे से उस आदमी की तरफ मुड़ गई। कोयल, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि इस बार हम लोग रुस्तम जी की वजह से बच गए, वरना हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। मैंने लकी को कितना गलत समझा था। मुझे तो यही लग रहा था कि उसने ही हमें बचाने के लिए यहां पर इतने लोगों को भेजा था। लेकिन तुझे पता है, तू सही कह रही थी। अगर किसी के ऊपर छोटी सी भी मुसीबत आ जाए ना, तो लकी ही सब लोगों से पहले भागने वाला था। रोशनी ने जानबूझकर उस आदमी को छेड़ने के लिए कहा और इस बात का उस आदमी के ऊपर असर भी हुआ। जैसे ही रोशनी ने लकी के बारे में इस तरह की बात की, उतने में ही उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। मैंने कहा था ना, हम लोग लकी के ऊपर कभी भरोसा कर ही नहीं सकते। आप चाहो तो शेर की सवारी कर सकते हो, उस पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन लकी के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कोयल ने भी अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाते हुए कहा। वो वैसे भी लकी से पूरी शिद्दत से नफरत किया करती थी और कोयल सिर्फ लकी को ही नहीं बल्कि अमित को भी गालियां दे रही थी। वो रोशनी से कह रही थी कि जब अमित को उसे बचाने के लिए उसके साथ होना चाहिए था, जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी वो वहां से कहां चला गया था। कोयल को लकी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे इतना गुस्सा तो मोहित और उसके बाप के ऊपर नहीं आ रहा था जितना कि उसे लकी के ऊपर आ रहा था। इधर उस आदमी ने अब अपना ध्यान
पूरा खिड़की से बाहर लगा दिया था। वो लकी के बारे में इतना कुछ तो नहीं सुन सकता था और ना ही सुनना चाहता था, इसलिए वो उनसे दूर ही था। कोयल, वैसे उस बूढ़ी औरत ने जिसने तुम्हारे और लकी के हाथ पर धागा बांध दिया था, उसके हिसाब से तो तुम और लकी दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ना? मुझे बताओ कि तुम लकी के बारे में क्या सोचती हो? भले ही रोशनी ये बात बोलकर कोयल से कहने को कह रही थी, लेकिन वो इसे सिर्फ और सिर्फ उस आगे बैठे हुए आदमी को सुनाना चाहती थी। रोशनी, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसा सवाल पूछकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? कोयल ने पूछा। अपने और लकी के बारे में इस तरह की बातें सुनकर उसे खुद भी शर्माने लगी थी। उसने रोशनी को इस बारे में आगे बात करने से रोकने के लिए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। लकी का नाम सुनते ही उसके चेहरे फिर से तमतमाने लगे थे। फिर भी, अरे यार, फिर भी बताओ ना, तुम लकी के बारे में सोचती क्या हो? रोशनी ने फिर से उसे उकसाने के लिए कहा। कोयल से भी इस बार रहा नहीं गया और वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच बताऊं, मैंने ना अपनी जिंदगी में उससे बड़ा गधा आज तक नहीं देखा। पहली बार मैं उससे न्यू सिटी बैंक के एंट्री गेट पर मिली थी। पागलों की तरह बिना कुछ जाने ऐसे ही मुंह उठाकर बैंक के अंदर आ गया था और सीधा मुझसे आकर टकरा गया। फिर जब आपकी फैमिली अगर किसी प्रॉब्लम में होगी ना, तो वो ये नहीं कि अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, उल्टा वो ये कहेगा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे परिवार के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी और सब ठीक हो जाएगा। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है यार? मेरी नजर में तो सड़क पर भीख मांगने वाले लोग भी ना उससे 1 लाख गुना ज्यादा अच्छे हैं। कम से कम कुछ करते तो हैं। कोयल ने लकी के ऊपर अपने मन की सारी भड़ास निकालते हुए कहा, लेकिन इस बार उस आदमी से रहा नहीं गया था जो इतनी देर से उसकी इस तरह की बातें सुन रहा था। उसने एक बार फिर से घूमकर कोयल को बहुत ही ठंडी नजरों से देखा। लकी के बारे में इस तरह की बातें सुनकर उसकी मुट्ठी भी कस गई थी। भाई, क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? कोयल उसकी इस तरह की आंखें देखकर चौंक गई थी। उस आदमी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। रोशनी, तुम मुझे बताओ कि कोई भी आम लड़की जिसके पास में थोड़ा भी बहुत दिमाग होगा और जो उसे चलाना भी जानती होगी, वो लकी जैसे बेवकूफ आदमी से कैसे प्यार कर सकती है? अब कोयल ने भी रोशनी से बात करने के बजाय उस आदमी को ये सब बातें सुनाना शुरू कर दी थी। उसका मन तो आगे भी बहुत कुछ कहने को कर रहा था, लेकिन रोशनी ने उसे बीच में ही रोककर बात का टॉपिक चेंज कर दिया। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर आकर खड़ी हो गई। रोशनी और कोयल ने उन दोनों लड़कों को एक बार और थैंक यू बोला और फिर वहां से निकल गई। वो जब जाने लगी तो उन्होंने रुस्तम दांगी को भी थैंक यू बोला और तब तक वहीं पर खड़ी रहीं जब तक वो गाड़ी वहां से निकल नहीं गई। अगर आज हमारे साथ लकी नहीं होता ना, तो हम इतने अनलकी नहीं होते, सीरियसली। कोयल ने अपने फटे हुए कपड़ों को ठीक करने की कोशिश करते हुए कहा। अब जब कोई खतरा बाकी नहीं रह गया था, तो इसलिए उसने फिर से सारा इल्जाम लकी के सिर पर ही डाल दिया था। लेकिन रोशनी, जो कि उसके पास ही खड़ी थी, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब उसने कोयल के मुंह से फिर से लकी की शिकायत सुनी, तो वो अपना मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक पाई और बोली, कोयल, तुझे ना तो कुछ समझ आता है, अभी गाड़ी के अंदर जो कुछ हुआ तूने उसे नोटिस नहीं किया क्या? रोशनी ने कोयल की तरफ देखते हुए पूछा। क्या हुआ गाड़ी में? अच्छा, तू उस गाड़ी के बारे में बात कर रही है? हाँ यार, वो गाड़ी है तो बहुत बड़ी, कंफर्टेबल है। मेरे पास ना आने वाले टाइम में पैसे होंगे ना, तो मैं ना अपने लिए यही गाड़ी खरीदूंगी, और अगर मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे ना, तो मैं अपने पति को बोलकर ये गाड़ी खरीदूंगी। कोयल का मुंह बिना कुछ सोचे समझे बस चला ही जा रहा था। अरे बेवकूफ, अरे मेरी माँ, मैं गाड़ी के बारे में बात नहीं कर रही, गाड़ी के अंदर जो हुआ उसके बारे में बात कर रही हूं। रोशनी ने कोयल की तरफ देखते हुए कहा। कभी कभी कोयल की ऐसी बातें सुनकर रोशनी को लगता था कि वो कभी कोयल से नहीं जीत सकती थी। उसने अपना सिर खुजाया और आगे बोली, तुझे ये बात अजीब नहीं लगी कि लकी का वो लाल धागा उस गाड़ी में मिला था? हाँ, तो उसमें अजीब क्या है? कोयल ने कहा। उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि वो लाल धागा लकी का था ही नहीं, और अगर था भी तो भी उस गाड़ी और लकी के बीच कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा चल छोड़, तूने क्या ये नोटिस नहीं किया कि जब हम लोग लकी के बारे में बात कर रहे थे, और खास करके जब हम उसकी बुराई कर रहे थे, तब वो आदमी ने हमें एक बार के लिए कैसे घूर कर देखा था? रोशनी ने मामले को और आसान करने के लिए कहा। अब इधर कोयल के दिमाग का भी बल थोड़ा सा तो जल उठा था, और वो याद कर रही थी कि जब वो दोनों गाड़ी में थी और लकी के बारे में बात कर रही थी, तो उस आदमी ने कोयल को किस नजर से देखा था।
कोयल के दिमाग में जैसे ही कुछ आया उसने सबसे पहले रोशनी की तरफ देखा। रोशनी ने आगे कहा, जब तू लकी को इतनी गालियां दे रही थी ना, तब तूने देखा कि उस आदमी को कितना बुरा लग रहा था। उसके अलावा जब मैंने उस आदमी से पूछा कि हमें बचाने के लिए आपको किसने भेजा था और वो सर कौन थे, तो उसके मुंह से ना ल के बाद ना कुछ नहीं निकला, याद है? तो इसका मतलब है कि कोयल ने रोशनी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। वो उसकी बात का मतलब तो समझ गई थी, लेकिन उसने तुरंत अपने दिमाग से उस ख्याल को निकाल दिया। यार ऐसा कैसे हो सकता है रोशनी? लकी सिर्फ एक गैर जिम्मेदार आदमी है और कुछ नहीं। देख कोयल, तू सबसे पहले तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कर। मैं जानती हूं कि तेरे दिल में जो चल रहा है ना, तू उसे जुबान पर लाकर नहीं रहने वाली, मैं ही जानती हूं। रोशनी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। वो देख पा रही थी कि कोयल अपने मन में कुछ न कुछ तो सोच रही थी, और उसके चेहरे पर लकी का नाम सुनते ही जो घिन आ जा रही थी, इस बार वो घिन नहीं आ रही थी। एक्चुअली सच बताऊं तो मेरे मन में ना अभी रोशनी ढेर सारे डाउट्स हैं। लकी भले ही हमारे कॉलेज का एक बहुत ही आम सा स्टूडेंट है, ये बात मैं भी जानती हूं, लेकिन फिर भी उसका कनेक्शन रुस्तम डांगी जैसे बड़े आदमी के साथ कैसे हो सकता है? कोयल ने कहा। रोशनी ने इस बार उसकी बात के बारे में थोड़ा सा सोचते हुए बोला, लेकिन देख, अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो हमें जल्द ही लकी की असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा। हम एक काम करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी और नजर रखते हैं और उसके बाद हमें उसकी असली पहचान के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसा तू कहे, कोयल ने कहा। वो देख पा रही थी कि रोशनी की आंखें कोयल की आंखों में ही टिकी हुई थी, इसलिए वो सिवाय हाँ में गर्दन हिलाने के और कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अंदर से उसे अभी भी लकी के ऊपर शक हो रहा था और वो लकी की किसी और पहचान के बारे में विश्वास ही नहीं कर सकती थी। दोनों अपनी अपनी सोच में डूब चुके थे। फिर वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगे दोनों। इधर वो गाड़ी फिर से रुस्तम के ऑफिस के सामने आकर खड़ी हो गई। उसमें से वो दोनों लोग निकले और जाकर रुस्तम के सामने खड़े हो गए। लकी और रुस्तम अभी भी उसके ऑफिस में बैठे हुए थे। उन दोनों ने रुस्तम को पहले ही खबर दे दी थी कि उन्होंने रोशनी और कोयल को सही सलामत घर पहुंचा दिया था। शाबाश, लकी ने उन दोनों लड़कों के कंधे को थपथपाते हुए कहा। रुस्तम जो कि उनके पीछे ही खड़ा था, वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। लकी सर, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ये तो हमारी अच्छी किस्मत है कि हमें आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, उनमें से एक लड़के ने लकी से कहा। फिर उसने अपनी जेब से एक लाल रंग का धागा निकाला और फिर उसे लकी के सामने रख दिया। लकी सर, आप ये धागा गाड़ी में ही भूल गए थे तो मैं इसे उठाकर ले आया। ओह अच्छा, ठीक है, थैंक्स। लकी ने पहले उस धागे को देखा और फिर अपनी जेब देखा तो सच में वो धागा गायब था। उसे फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे वो समझ गया हो कि गाड़ी में क्या हुआ था। अच्छा ठीक है, थैंक्स। रुस्तम जी, आप उन चीजों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई थी, याद है ना? अब काफी देर हो चुकी है इसलिए मैं निकल रहा हूं, चलिए मिलता हूं बाद में। लकी ने रुस्तम की तरफ देखते हुए कहा। रुस्तम ने भी हाँ में गर्दन हिला दी थी। वो समझ गया था कि लकी किस बारे में बात कर रहा था। वो राधिका को ढूंढने के बारे में बात कर रहा था। लकी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही उस काम के लिए अपने बेस्ट से बेस्ट लोगों को लगा रखा है। बाकी अब आप आराम से घर जाइए, मैं आपको घर छुड़वा देता हूं। रुस्तम ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, लकी ने कहा और वहां से निकल गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कोयल और रोशनी के सामने लकी का राज आ जाता? और कब मिलने वाली थी लकी से राधिका? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कोयल और रोशनी सही सलामत गाड़ी में तो आकर बैठ गए थे, लेकिन वो लाल धागा मिल जाने के बाद उन दोनों के मन में ना जाने क्या चलने लगा था। उन्हें लगा था कि उन्हें बचाने वाला इंसान लकी ही था और इसकी जांच करने के लिए वो लड़कों के सामने लकी को बेतरतीबी से गालियां दिए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन लड़कों ने कोयल और रोशनी को उनके घर तो छोड़ दिया था, लेकिन उनका शक और ज्यादा गहरा गया था। इधर लकी भी रुस्तम के घर से अपने घर जाने के लिए निकल गया था। उसने जैसे ही अपने लिए कैब बुक की, अचानक से उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि उसके फोन पर कशिश का फोन आ रहा था। ये वही कशिश थी जो एक जूस पार्लर चलाती थी और लकी जिसकी दुकान को खरीदने के बारे में सोच रहा था। लकी ने जब उसका नंबर अपने फोन की स्क्रीन पर देखा तो एक बार के लिए वो चौंक गया, लेकिन फिर उसने तुरंत फोन उठा लिया।
कहाँ हो? अगर तुम यहाँ पर पार्लर पर हमारी मदद करने के लिए आ सको ना, बहुत एहसान होगा तुम्हारा हम पर। मैंने तुम्हें जब से ना काम पे रखा है तब से एक बार के लिए यहाँ पर नहीं आया काम करने। अगर अब आपके पास टाइम हो तो आ जाओ महाराज। उधर से कशिश की परेशान भरी आवाज लकी के कानों में आ रही थी। लकी एक बार के लिए उसके मुंह से इस तरह की बात सुनकर हंस दिया। फिर उसने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका और कहा, कशिश जी मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना कि मैं जरा पढ़ाई में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा सा फ्री हूं, मैं आता हूं, लकी ने कहा। कशिश की आवाज सुनकर वो समझ गया था कि आज उसके जूस पार्लर पर काफी भीड़ थी, इसलिए वो उसे बुला रही थी। लेकिन लकी को इस बात का पता नहीं था कि वो बिना अप्लाई किए वहां वेटर बन चुका था। अब जब उसने प्रॉमिस ही कर दिया था तो वो उसे मना भी नहीं कर सकता था। ठीक है, तो फिर जल्दी से आओ, कशिश ने कहा। लकी ने फोन रखा और ड्राइवर से बोलकर अपनी लोकेशन चेंज करवा ली। थोड़ी देर बाद लकी उस जूस पार्लर के पास पहुंच चुका था। जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने वही देखा जो उसने सोचा था। शायद कॉलेज से लोग पास होने वाले थे, इसलिए ढेर सारे लोग वहां जमा थे। वहां अंदर जाना तक काफी मुश्किल था। कशिश जी, मैं आ गया, लकी ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा। वो देख रहा था कि कशिश काउंटर के पीछे खड़ी होकर लोगों के ऑर्डर लिए जा रही थी। लकी को बहुत जोर से बोलना पड़ रहा था क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ हो रही थी कि ऐसे में उसकी आवाज कशिश को सुनाई नहीं दे सकती थी। तो क्या यहां खड़े रहने के लिए आए हो? अंदर जाकर कपड़े चेंज करो और कस्टमर्स को ग्रीट करना शुरू करो, कशिश ने भी उसी तरह से चिल्लाकर लकी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा और फिर अपने कस्टमर्स को संभालने में जुट गई। लकी ने भी अंदर जाकर कपड़े बदले और काम करना शुरू कर दिया। उसका काम लोगों को जूस और स्नैक्स सर्व करने का था और साथ ही उससे जल्द से जल्द टेबल खाली करवाने के लिए भी कहा गया था। आज पूरी रात लकी लोगों के बीच इधर से उधर खूब दौड़ता रहा और काम करता रहा। अब क्योंकि उसके ज्यादातर कस्टमर्स स्टूडेंट्स थे, इसलिए सब लोग जल्दी निकल गए थे। रात के 12 बजे जब आखिरी कस्टमर गया तब जाकर होटल पूरी तरह से खाली हुआ था। सब लोग जल्दी से सफाई करना शुरू कर दो। जाने की इतनी जल्दी दिखाने की ना कोई जरूरत नहीं है। मोना मैडम आ रही हैं और वो तुम सब लोगों से मिलना चाहती हैं। हम लोग खुद नहीं चाहते कि तुम लोगों को इसलिए देर हो, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू करो और साफ सफाई करना शुरू करो, कशिश ने सारे स्टाफ को ऑर्डर देते हुए कहा। लकी भी ऐसे ही नहीं खड़ा था। उसने वहां टेबल पर रखे ग्लास उठाने शुरू कर दिए। उसके बाद वो फ्रिज में रखे फलों को देख रहा था और साथ ही उसने मिक्सर और जूसर को भी धुलवा दिया था। जब सब लोगों का काम खत्म हो चुका था तो सारे लोग अंदर पार्लर में बैठकर अपने पैरों को खुजा रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी बाहर से उन सबको किसी ऊंची हिल्स की आवाज आनी सुनाई दी। थोड़ी देर के बाद दिखने में तो वो काफी एक लड़की जैसी थी, लेकिन उसका ऑरा काफी मैच्योर था। जो भी उससे सिर्फ अंदर आते हुए देख रहा था वो उसका दीवाना होता जा रहा था। लेकिन लोगों ने उसको देखते हुए डर के मारे अपनी नजर नीचे कर ली थी। वो कोई और नहीं बल्कि इस पार्लर की मालकिन मोना थी। जब बाकी लोगों ने देखा कि मोना पार्लर में अंदर आ चुकी थी तो वो सब उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। मोना ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, ठीक है सब लोग बैठ जाओ, हम लोग एक परिवार हैं और इसलिए मेरे आने या जाने पर आप लोगों को खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। कशिश, सबको एक ग्लास वर्जिन मोइटो देना। जी मैम, कशिश ने लकी की तरफ हाथ हिलाया और दूसरे वेटर से बोली, तुम दोनों जाकर मैडम के लिए एक वर्जिन मोइटो बना लो। लकी और वो वेटर एक दूसरे के साथ रसोई में दाखिल हो गए। फिर उन्होंने ढेर सारा वर्जिन मोइटो बनाया और सारे ग्लास को ट्रे पर रख कर ले आए और सब लोगों को सर्व करने लगे। लेकिन जैसे ही लकी ने उन्हें सर्व करना शुरू किया तो उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर गया। लकी की इस हरकत की वजह से सब लोग उसे घूर कर देखने लगे। कोई बात नहीं, इसे साफ करो और दूसरा ग्लास लेकर आओ। मोना ने लकी की तरफ देखा और बोली, उसके हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जी मैम, लकी ने कहा और फिर फर्श साफ करने लगा। फिर वो अंदर जाकर थोड़े और ग्लास भर कर ले आया और इस बार उसने कोई गलती नहीं की। लकी खुद भी अपने ग्लास लेकर एक सीट पर आकर बैठ गया था। फिर जैसे ही उसने मोना को देखा जो कि उसके सामने बैठी हुई थी तो उसने एक राहत की सांस ली। उसे अपने सामने बैठा देखकर ना सिर्फ उसे खुशी हो रही थी बल्कि वो अपने आप को खुशनसीब भी मान रहा था कि उसकी मुलाकात इतनी सुंदर लड़की से हो गई थी। लकी ने पूरा फर्श गंदा कर दिया था लेकिन फिर भी मोना उसे जरा भी डांट नहीं रही थी। इधर मोना, कशिश और बाकी कुछ अजनबी लोग उसके सामने एक साथ बैठे हुए थे। वो सब लोग ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई पुराने दोस्त एक साथ बैठे हों। फिर सब लोगों ने बात शुरू किया और कुछ एक चुटकुलों के बाद महफिल एकदम मस्त हो गई।
वहां किसी को किसी से डर नहीं लग रहा था। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बहुत बातचीत हो गई है। कल सुबह फिर से काम पर लगना है, इसलिए आप सब लोग सोने के लिए जा सकते हैं, मोना ने गंभीर भाव से कहा। फिर उसने सब लोगों के चेहरे देखे और बोली, और मैंने दिल्ली में अपने नए बॉस से एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया है। थोड़े ही दिन में इस पार्लर की ओनरशिप उनके हाथ में चली जाएगी। मोना ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ उन सब लोगों से कहा जो वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही यह खबर उन लोगों के बीच में गई, सब लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। नहीं मोना दी, हम लोग उन्हें पार्लर की ओनरशिप नहीं लेने देंगे। हाँ मोना दी, आप इस तरह हमारा पार्लर नहीं बेच सकती, और कोई दूसरा आदमी इसके अंदर ना घुस भी नहीं सकता। हाँ, अगर कोई इसके अंदर आया ना, मार मार कर भगा देंगे उसको। उन सब लड़कों को इस तरह से जोश में आता देख मोना और ज्यादा उदास हो गई। इतने वक्त से वो इस पार्लर को बड़े प्यार से चला रही थी। सब लोग मोना और कशिश को बहुत पसंद करते थे, इसलिए जब उन्होंने सुना कि उनका ये पार्लर बिकने वाला था तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका अपना घर बिकने वाला हो। लकी भी ये बात सुनकर हैरान रह गया था। वो तो पहले इस पार्लर को खरीदने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उस दौरान उसकी जिंदगी में इतनी सारी चीजें हो गई थी कि उसका इस चीज पर से ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन उसे पता नहीं था कि मोना इतनी जल्दी ये पार्लर किसी और को बेच देगी। देखो, पहले तो तुम लोग जरा चिल्लाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी मोना दी को ये पार्लर बेचकर बड़ी खुशी हो रही होगी? इस पार्लर के जाने का ना जितना दुख तुम्हें हो रहा है ना, उससे ज्यादा दुख मुझे हो रहा है, मोना ने कहा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है दीदी ने ये पार्लर खुशी खुशी बेचा होगा? अरे बहुत तकलीफ हुई है इसे बेचने में, कशिश ने भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए कहा। वो जानती थी कि इसको बेचना मोना के लिए कितना मुश्किल था, लेकिन उसके पास इसे बेचने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं जानती हूं कि पार्लर के बिकने की खबर सुनने के बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। मैं जानती हूं कि आप सब लोग हमेशा इस पार्लर का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि मैंने आप सबका एक एक करके इंटरव्यू लिया था, और मुझे यह भी मालूम है कि जब हमने इस पार्लर को शुरू किया था तब मैंने आप सबसे ये कहा था कि मैं आप लोगों को इतना पैसा देना शुरू कर दूंगी कि आप लोगों को दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोना ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी आवाज भी लड़खड़ाने लगी थी। फिर भी उसने हिम्मत करके बोला, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाई। इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, मेरी गलती है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से माफी मांगने के लिए आई हूं। प्लीज, हो सके ना तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मोना ने उन लोगों के सामने झुकते हुए कहा, नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ दीदी, आप प्लीज इस तरह रोइए मत ना। हाँ, हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं दीदी। सब लोगों ने मोना को चुप कराने के लिए उसे घेरना शुरू कर दिया। उन्हें मोना से अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई शिकायत नहीं रही थी, इसलिए वो मोना की माफी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, आप सब लोगों का शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। मोना उन सब लोगों के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर काफी खुश हो गई थी। उसकी आंखों में लेकिन आंसू अभी बने हुए थे, और उसने अपने आसपास खड़े लड़कों को देखा और बोली, तुम लोगों को आने वाले दिनों में इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई फिर भी यहां पर रहकर काम करना चाहता है तो वो कशिश को बता दे। बाकी मैं यहां नए बॉस से बात करके उसके लिए बात कर लूंगी, मोना ने अपने लोगों के लिए रास्ता निकालते हुए कहा। अपनी वजह से वो अपने यहां काम करने वाले लड़कों को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो उन लोगों के लिए जितना बेस्ट हो सकता था उतना बेस्ट करना चाहती थी। मैंने सुना है कि ये पार्लर इतना बुरा नहीं था, लेकिन ये तो काफी शानदार है यार। तभी कुछ लड़के उस पार्लर के अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक लड़का जो बीच में खड़ा था, उसने हंसते हुए ये बात कही। भले ही उसने बेसबॉल की कैप लगाई हुई थी, फिर भी उसके माथे पर जो निशान बना था वो साफ दिख रहा था। उसके आसपास 4 और लड़के खड़े थे और सब लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो सभी दिखने में काफी खतरनाक नजर आ रहे थे। मोना भी उन्हें देखकर थोड़ा सा घबरा गई और उसकी आंखों में उनके लिए नफरत देखते ही उतर आई। लकी भी उन्हें देखकर हैरान हो गया था। लकी ने जब उन्हें ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि ये वही लड़के थे जिन्होंने उस दिन उसका रास्ता रोक दिया था, जिस दिन वो राधिका को अपनी माँ से आखिरी बार मिलवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। उस दिन लकी ने गलती से हिमांशी की मदद कर दी थी, जिस वजह से वो आज तक उसके पीछे पड़ी हुई थी। फिर जब लकी ने उस टोपी वाले आदमी को थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अमान था, जो कि उस दिन हिमांशी के साथ
जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। पिछली बार जब मैं हिमांशी के भाई शिवम की बर्थडे पार्टी में गया था तो उसने कहा था कि अमान उस लड़के से बदला जरूर लेगा जिसने उसे उड़ाया था। यह सोचते ही लकी सन्न पड़ गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अमान लकी को पहचान लेता या फिर लकी वहां से चुपचाप निकल जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही लकी रुस्तम के ऑफिस से निकला उतने में उसके फोन पर कशिश का फोन आ गया था। बहुत वक्त पहले जब लकी एक जूस पार्लर खरीदना चाहता था तो वहां उसकी मुलाकात कशिश नाम की मैनेजर से हुई थी। वो लकी को आज वहां पर काम करने के लिए बुला रही थी। लकी भी चला गया और सारा काम खत्म करने के बाद वहां की ओनर मोना ने सब लोगों से ये कह दिया कि वो ये पार्लर किसी को बेचने जा रही है। सब लोग इस झटके से उबर ही पाते कि इतने में अमान अपने कुछ लड़कों के साथ वहां पर पहुंच गया था। लकी अमान को पहचान गया था लेकिन अमान अभी तक लकी को नहीं पहचान पाया था। जब लकी को लगा कि उसके यहाँ होने की वजह से उसे नुकसान हो सकता है तो लकी ने अपने आप को भीड़ में छुपा लिया। उसकी आंखें अभी भी अमान के ऊपर ही टिकी हुई थी और वो उसकी हर हरकत के ऊपर नजर रखे हुआ था। आई एम सॉरी लेकिन आज के लिए हमने क्लोज कर दिया है, आप लोग कल आ सकते हैं। वहां खड़े एक आदमी ने अमान के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। अरे ये क्या बात हुई? ग्राहक यानी भगवान का रूप तुम्हारे सामने खड़ा है, खुद अंदर ऐसे चलकर आ रहा है और तुम भगवान को बाहर जाने के लिए बोल रहे हो। ये कैसा क्लोज हुआ बे? तुम्हें क्या यहाँ आगे काम नहीं करना है या फिर पार्लर बंद करवाने की फिराक में हो? अमान उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए पूछ रहा था। उन लोगों ने आगे उस आदमी की बात तक सुनने का इंतजार नहीं किया और वो लोग सीधा टेबल पर बैठ गए। अमान उस आदमी की तरफ देख रहा था और फिर उसने भी अपनी नजर मोना की तरफ मोड़ ली। जब अमान और बाकी के लोग टेबल पर बैठ गए तब सब लोगों ने देखा कि उनके पीछे एक आदमी खड़ा था। वो आदमी काफी पतला था और इन सब लोगों के आगे खड़े होने की वजह से वो पीछे छुप गया था। जब सब लोग सामने से हटे तो इधर पार्लर वाले ने देखा कि उस आदमी ने अपने चेहरे पर सफेद रंग का एक मास्क लगाया हुआ था। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उस आदमी ने अमान की तरफ देखते हुए कहा। इस पार्लर में वो सब लोगों का सीनियर था और इसलिए जब अमान ने उससे इस तरह की बात की तो उसे गुस्सा आ गया। वेंकट चुप रहो। ठीक इसी वक्त मोना ने अपने स्टाफ के उस आदमी को डांटते हुए कहा। मोना दी, हम लोगों को ना इस तरह के लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप बोलो तो मैं अभी बाहर निकाल देता हूं इन्हें। वेंकट ने मोना से कहा। उसे इस तरह की बात ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपने पार्लर के बारे में भी सुनना पसंद नहीं था। उसे ना सिर्फ गुस्सा आ रहा था बल्कि अपने कुछ ना कर पाने की वजह से उसे शर्म भी महसूस हो रही थी। इधर जैसे ही वेंकट मोना से बात करने के लिए उसकी तरफ मुड़ा ही था, इतने में अमान ने वेंकट के सिर के ऊपर वार कर दिया। चोट लगते ही वेंकट जब फिर से पीछे पलटा तो उसकी आंखों में उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अमान ने उसके बालों को पकड़ा और सीधा उसके पेट में एक लात मार दी। वेंकट नीचे जमीन पर गिर गया था। लात इतनी जोरदार थी कि उसके शरीर के अंदर के पुर्जे मारे दर्द के फटने लगे थे। यह सब कुछ सब लोगों के सामने पलक झपकते हो गया था और जब लोगों को एहसास हुआ कि वेंकट के साथ मारपीट हो रही थी तब सब लोग वेंकट को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े और उन्होंने अमान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इधर अमान के आसपास भी खड़े लड़के आगे आने लगे थे। वो सब लोग खूंखार नजर आ रहे थे। उनकी आंखें देखकर ही किसी को भी डर लग सकता था। उन सब ने अपने चेहरे थोड़े ऊपर की तरफ उठा रखे थे और उनकी तरफ बढ़ते हुए वेटर्स को देखकर बोल रहे थे, नीचे बैठ जाओ सबके सब। अगर किसी ने भी हिलने की हिम्मत की ना तो हालत ना इससे ज्यादा बुरी कर देंगे, समझे? साले आगे आना भी मत, टांगे तोड़ दूंगा वहीं पे। अमान के आसपास खड़े सभी लोग चिल्लाए जा रहे थे। केवल वो पतला सा लड़का जो अमान के पीछे खड़ा था वो बिल्कुल चुपचाप था और किसी से कुछ नहीं कह रहा था। उन लोगों के हुलिये भी अपने आप में अजीब से थे। उन्होंने अपने बालों को अजीब ढंग से कटवा रखा था। गले में मोटी चैन पहनी हुई थी और उनके हाथों में मोटी मोटी अंगूठियां थी। उनकी डरावनी सी आंखें देखकर ही पार्लर में काम करने वाले लोग एक बार के लिए घबरा गए थे। सब लोग बैठ जाओ सब लोग।
मोना ने अपने ही स्टाफ के लोगों के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। लेकिन सब लोग अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वेंकट के साथ इतनी मारपीट हुई और वो चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। जब मोना ने उन्हें और एक बार नीचे बैठ जाने के लिए बोला तो वो लोग चुपचाप नीचे बैठ गए और अमान और उस लड़के को खुन्नस भरी नजरों से देखने लगे। इधर मोना ने एक गहरी सांस ली और वो अमान की तरफ देखने लगी। अमान सर, आप प्लीज यहां से चले जाइए, मोना ने कहा। हालांकि वो अमान से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, फिर भी न चाहते हुए उससे बात करनी पड़ रही थी। वैसे वो उसे पहले से जानती भी नहीं थी। अमान अभी कुछ दिनों पहले खुद ही आगे से आया था और उसने अपने आप को मोना से इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद तो हर रोज अमान मोना को कभी डिनर पर ले जाने की बात करता तो कभी फिल्म दिखाने की। अब ऐसे में मोना भी कोई बच्ची नहीं थी जो उसे अमान की नीयत समझ में नहीं आती। वो उससे मिलने के लिए मना कर चुकी थी, फिर भी अमान उसका पीछा छोड़ने के लिए राजी नहीं था। वो उसकी परछाई की तरह पीछा किए जा रहा था। मोना उसके व्यवहार से समझ गई थी कि वो एक बहुत ही अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का था और इसलिए वो अपनी तरफ से उसका कुछ नहीं कर पा रही थी। चला जाऊं? अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? अभी ये सारे लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले थे और मैं इन्हें ऐसे ही जाने दूं? मैं ना अमान अपने भाइयों के सामने ना अपनी ऐसी तो फजीयत नहीं करवा सकता, समझी तुम? अमान ने मोना के मजे लेते हुए कहा और फिर से उसने वेंकट को खींच कर नीचे गिरा दिया और उसके चेहरे पर 2 बार अपना जूता रगड़ दिया। बाकी लोग जो वेंकट के साथी वो अमान के इस व्यवहार को देखकर काफी नाराज हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से उसका कुछ नहीं कर सकते थे। इधर मोना का भी दिमाग अब खराब हो चुका था और वो कैसे ना कैसे करके वेंकट को बचाने के तरीके के बारे में सोच रही थी। तुम क्या करना चाहते हो? मोना ने अमान की तरफ घूरते हुए देखा और पूछा। वो काफी नर्वस नजर आ रही थी। उसे अमान की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ऐसा करना चाह रहा था जो मोना को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला था। उसके इरादे तो बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रहे थे। तो देखो, बात बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को जो पीना है वो तो पहले ही पी चुके थे और अब हम यहाँ पर ना जूस पीने के लिए आए थे और अब हम बिना जूस पिए यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर तुम अच्छा जूस पिलाओगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। और जहां तक बात इस आदमी की है तो ये तो मेरी नजरों में 2 कौड़ी का आदमी भी नहीं है यार। अमान ने अपनी जेब से एक नेल कटर निकाला और फिर उससे एक धागे को काटते हुए कहा, इन लोगों को जूस पिलाओ जल्दी। मोना ने अपने लोगों से कहा। उन लोगों ने एक बार के लिए अमान को घूरते हुए देखा और फिर वो उसके लिए जूस बनाने के लिए जाने ही वाले थे कि इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। 1 सेकंड मोना मैडम, भले ही हम लोग यहां पर जूस पीने के लिए आए हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि उसे सर्व करने के लिए आपको लड़कों को काम पर लगा दो। जूस है तो क्या हुआ, उसमें भी सुरूर होता है, बशर्ते उसे कोई लड़की अगर अपने हाथों से पिलाए। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हमें जूस पिलाने के लिए ना 2 सुंदर लड़कियां बैठी हुई हैं। अमान ने अपने नाखूनों की तरफ देखते हुए कहा। उसके मुंह से इस तरह की बात सुनकर ना सिर्फ मोना बल्कि बाकी सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन अगर अब वो इस शैतान को यहां से बाहर भगाना चाहते थे तो उनके पास उसके कहे को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कशिश, विमला, सुहानी, आप सब लोग मेरे साथ आओ। आज हमें अपने मेहमानों के लिए जूस बनाना होगा, मोना ने वहां खड़ी अपनी स्टाफ की लड़कियों से कहा। और फिर वो लोग जूस बनाने के लिए अंदर रसोई में दाखिल हो गईं। थोड़ी ही देर बाद उन चारों के हाथ में जूस के ग्लास थे और वो लोग अमान और उसके दोस्त की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही अमान ने मोना और दूसरी सुंदर लड़कियों को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी आंखों में शैतान उतर आया और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। साले, हीरो बनना है, अमान ने वेंकट के सिर पर लात दिखाते हुए कहा। देखो अमान, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, प्लीज स्टॉप इट, मोना ने अमान की तरफ जूस का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही अमान ने मोना को इतने पास से देखा तो उसकी आंखों में लालच उतर आया। मोना को खुद इस तरह से देखे जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो नर्वस तो हो रही थी और साथ में उसे घिन भी आ रही थी। वो उसे जल्द से जल्द जूस का ग्लास थमाकर वहां से निकल जाना चाहती थी। ठीक इसी वक्त अमान और उसके साथी लड़कों ने उन लड़कियों के हाथ
पकड़कर उन्हें अपने पास खींच लिया, जो कि उन्हें जूस देने के लिए आई थी। जैसे ही उन्होंने ये किया, उसके बाद उन लड़कियों के मुंह से चीख निकल गई, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। मोना ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही वो अमान की बाहों में गिरी, उसे लगा कि उसका बैलेंस बिगड़ गया था। मैं क्या कर रहा हूं? अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो कुछ कर रहे हैं वो तो मेरे हाथ कर रहे हैं। मोना ने अमान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वो पास से भी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। वो अपनी प्यास को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे अपनी प्यास रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही उसने मोना के चेहरे को देखा, उसके अंदर मानो बिजली की तरंगें उठनी शुरू हो गई और उसे ऐसा लगा कि वो किसी भी वक्त अपनी हद पार कर सकता था। अमान की हालत उस कैदी की जैसी थी जो 30 साल जेल में रहकर आने के बाद पहली बार किसी लड़की को देख रहा हो। छोड़ मुझे, मोना ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे महसूस हो रहा था कि अमान ने अपना चेहरा मोना के चेहरे से सटाना शुरू कर दिया था, और जैसे ही वो मोना के बिल्कुल पास आ गया था, तो मोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बेतरतीबी से अपने हाथ पैर फेंके जा रही थी। यह हाल ना सिर्फ मोना का था, बल्कि बाकी लड़कियों का भी था। वो भी खुद उन लड़कों से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। इस दृश्य को देखकर वहां बैठे लड़कों के पसीने छूट गए। उनका खून तो बहुत खौल रहा था, लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि उनके पास में हथियार भी हो सकते थे। साले छोड़ मुझे, छोड़ साले छोड़, तेरे अपने घर में मां बहन नहीं है क्या? वो दृश्य सच में बहुत भयानक था और उसे देखने में हर लोगों की जान निकले जा रही थी। सिवाय मोना और कशिश के बाकी जो भी लड़कियां वहां पर थी, उनके बॉयफ्रेंड भी उनके सामने ही खड़े थे। जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखा, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उनका खून उबलना शुरू हो चुका था, और जो बाकी के लड़के थे, उनमें से भी ज्यादातर लड़के जवान ही थे, और उन्हें भी इस बात पर खूब रोष आ रहा था कि वो सामने वाली पार्टी से हारते हुए दिख रहे थे, जबकि वो इतने कम थे और ये लोग इतने ज्यादा। फिर जब बाकी लड़कों से रहा नहीं गया और पूरा दृश्य उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो सब के सब एक साथ अमान और उसके लड़कों पर टूट पड़ने के लिए उनकी दिशा में आगे बढ़ने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या जूस पार्लर के लड़के अपने लोगों को बचाने के लिए अमान और उसके साथियों के ऊपर टूट पड़ते, या फिर अमान और उसके दोस्त इन सब लड़कों के ऊपर भारी पड़ जाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने देखा कि अमान जूस पार्लर में घुस गया था और वो वेंकट के साथ में बदतमीजी भी किए जा रहा था। वो देख रहा था कि उसने वेंकट के पेट में इतनी जोर से लात मारी थी कि वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा था। इस बात पर सब लोगों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन मोना के कहने पर सब लोग रुक गए थे। इसके बाद अब अमान ने मोना और बाकी लड़कियों को उन्हें जूस पिलाने के लिए कह दिया था, और उसके बाद अमान और उसके साथियों ने लड़कियों के साथ जबरदस्ती की, तो बाकी लोगों से रहा नहीं गया और वो सब लोग गुस्से में अमान और उसके साथियों की तरफ आगे बढ़ने लगे। उनके गुस्से को देखकर एक बार के लिए अमान और उसके साथी घबरा गए और उन्होंने तुरंत उन लड़कियों को छोड़ दिया। फिर उसके बाद अमान के साथ आए वो चारों लड़के उसे बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो गए। अपनी तरफ बढ़ रहे पार्लर के स्टाफ को वो डराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि उन्हें के डराने का उनके ऊपर कोई असर हो पाता, उनके ऊपर टेबल, कुर्सियां और गिलासों की ऐसी बौछार शुरू हो गई थी कि वो उससे निपट नहीं पाए। उन चारों लड़कियों की हालत पालतू कुत्ते के जैसी हो गई थी और हर थोड़ी देर के अंदर उनके चिल्लाने की आवाज से पार्लर गूंज रहा था। और जहां तक उन लड़कों की बात थी, तो इस बार अमान और उनके साथी उन लड़कों को ठीक से छू भी नहीं पा रहे थे। लगभग 1 मिनट के बाद ही वो चारों लड़के नीचे जमीन पर जा गिरे। अमान को बचाने के चक्कर में उनकी खुद की जान पर बनाई थी। किसी की नाक टूट रही थी तो किसी का सिर फूट रहा था। पकड़ो सालों के लीडर को, उसको तो चीर फाड़ कर ना उसके 4 टुकड़े कर देने चाहिए और हमारी मिक्सी में ना पीस देना चाहिए। साले को बहुत जूस पीना था ना, पिलाते हैं आज इसको जूस इसी का। अब वो लड़के अमान की बैंड बजाने के लिए आतुर नजर आ रहे थे। अरे श्याम, बचाओ मुझे। इधर अमान की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। उसने एक हाथ में अपना सिर ढक लिया था और दूसरे से वो उन्हें मारने के लिए किसी हथियार की तलाश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ पा रहा था। वो पीछे की ओर अपने आप ही खिसकना शुरू हो गया। उन लड़कों को भी अब उससे डर लगना बिल्कुल बंद हो गया था
और वो उसे पीटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन उसे मारने से पहले वो उसे समझना चाह रहे थे कि आखिर वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा था। मगर इससे पहले कि वो उससे कुछ समझ पाते, इतने में उसके सिर पर एक तेज तर्रार मुक्का लैंड कर चुका था। अचानक से वहां से लोगों की चीखने की आवाज आई। मुक्का अमान की दिशा में बढ़ा था, लेकिन आवाज उन लड़कों के मुंह से आ रही थी जो अमान को मारने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने अपनी ही साथियों की चिल्लाने की आवाज सुनी तो पीछे पलटकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनके 2 साथी चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर गिर गए थे, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतने में आधे से ज्यादा साथी नीचे जमीन पर गिर गए थे। ये सब उस पतले से मास्क वाले आदमी की करामात थी जो अभी तक चुपचाप उन सबके पीछे खड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे या तो उनके कुंग-फू या फिर कराटे की क्लास लगी हुई थी, और उसकी हर लात में, हर मुक्के में ये बात साफ नजर आ रही थी। वो अपने दुश्मन की कमजोरी के ऊपर सीधा वार कर रहा था, और वो भी इतनी तेजी के साथ कि ना तो वार देखने वाले को और ना ही वार सहने वालों को वार का अंदाजा लग पा रहा था। वो सच में कोई भूत था जो किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही लगभग सारे लड़कों को चित कर दिया था, और जो बचे कुचे थे वो सब भी उसके पास जाने से घबरा रहे थे। उनमें से कुछ लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि वो आगे खड़े होने की हालत में भी नजर नहीं आ रहे थे। उनमें से कुछ को भले ही चोट ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन उस आदमी का डर उनके दिल के अंदर तक चला गया था। बाकी लोग जो बच गए थे वो अपने चोटिल साथियों के पास आ गए और ये देख रहे थे कि उन्हें कितनी और कहां चोट लगी थी, लेकिन उनमें से एक भी आदमी उस मास्क वाले आदमी के पास जाने की सोच नहीं रहा था। सर, विक्रांत अमान के पास आया और उसने अमान से पूछा। उसका नाम विक्रांत था, और वो जिस तरह से अमान को सर कहकर बुला रहा था उसे सुनकर वहां खड़े सब लोगों के कान खड़े हो गए। तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? ये अकल से बिल्कुल पैदल हो। यहां तुम्हारे साहब को ना कोई मार रहा है और तुम बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। यहां मैं तुम्हें तमाशा देखने के लिए नहीं लेकर आया हूं, समझे? अमान ने श्रीकांत के गाल पर एक जोरदार चांटा लगाते हुए कहा। सब लोगों को लगा कि वो उससे प्यार से बात करेगा या फिर उसे थैंक यू कहेगा, लेकिन उसने जिस तरह से उसे थप्पड़ लगाया था उसे देखकर सब लोगों की आंखें बड़ी हो गई थी। इधर श्रीकांत ने भी थप्पड़ खाने के बाद अपना सिर नीचे झुका लिया। वो पहले ही अमान की तरह लंबा नहीं था, और फिर उसने थप्पड़ खाने के बाद तो और भी छोटा नजर आ रहा था। अभी 1 सेकंड पहले ही उसने 10 से भी ज्यादा लोगों को पीट दिया था, उन्हें नीचे गिरा दिया था, लेकिन इतना तेज और इतना मजबूत आदमी भी अमान जैसे लड़के के सामने सिर झुका कर खड़ा था। ये देखकर तो सब लोग हैरत में पड़ गए थे। लकी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। वो श्रीकांत को भीड़ में पीछे खड़े होकर देखे जा रहा था। उसने उस ब्राउन कलर का सूट पहन रखा था जो कि देखने में तो काफी पुराना लग रहा था। उसके अलावा उसने नीचे जो नीली जीन्स पहनी थी वो भी उसके ऊपर काफी ढीली लग रही थी। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो अमान ने उसे दी थी। उसके पैरों में उसने सफेद रंग के जूते पहने थे। जब लकी ने उन कपड़ों को देखा तो पाया कि उन तीनों का एक दूसरे से कहीं से कोई मेल ही नहीं बैठ रहा था। और फिर उसके बाद श्रीकांत ने सफेद रंग का मास्क लगाया हुआ था। लकी ने देखा कि श्रीकांत के हाथ भी पीले पड़े हुए थे और उसके नाखून लंबे थे। वो किसी बाज के पंजे जैसे नजर आ रहे थे। उसके माथे के बाल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बीमार था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह का इंसान था। ना सिर्फ लकी का बल्कि वहां खड़े हर आदमी का यही सवाल था कि वो किस तरह का आदमी था। हाँ, पर फिर भी तुमने इतना बुरा नहीं किया। जरूरत के वक्त तुम काम आ सकते हो, लेकिन याद रखना जब जब मेरे ऊपर खतरा आए तब तक तुम्हें मुझे बचाने के लिए आना है, याद है ना? अमान ने श्रीकांत की तरफ देखकर उसे लगभग आदेश देते हुए कहा। जी सर, मैं समझ गया। इधर से श्रीकांत ने भी जवाब दिया। वो उसके सामने भीगी बिल्ली हो चुका था। जब बाकी लोगों ने उसके मुंह से ऐसी आवाज सुनी तो सब लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही आदमी था जिसने अभी इतने सारे लोगों को चित किया था। और तुम कुत्ते के दुम, एक बार और मजा चखाऊं? मारो साले को, उधेड़ के रख दो। अमान फिर से उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला। उसकी आवाज पूरे पार्लर में गूंज उठी थी। जब अमान ने देखा कि सब लोग उसकी धमकी से डर गए थे तो वो उन लोगों के पास आया और उनमें से 2 लोगों के गाल पर उसने चांटे लगा दिए। साले डरपोक कहीं के, अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो याद रखना एक एक को ना यहां से बाहर फेंकवा दूंगा। अगर मैंने तुम में से किसी को भी मार दिया ना
तो भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, समझे ना। अब है कोई माई का लाल जो मुझे हाथ लगाना चाहता है, दम है तो आओ सामने। अमान ने उन सब लोगों के सामने शेर बनते हुए कहा। अमान को देखकर सब लोग समझ गए थे कि वो बहुत ही बड़े परिवार से आता था, और अगर वो किसी का खून करके उसे कहीं भी फेंक भी देता तो कोई इसका बाल बांका नहीं कर सकता था। इसलिए ऐसे आदमी से पंगा लेकर कोई भी बेकार में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। जब अमान ने देखा कि कोई भी उनमें से आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तो अमान ने फिर से मोना को देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में ही जाने ऐसा क्या था कि मोना उससे डर गई थी और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए थे। अमान उसकी तरफ बहुत ही गंदी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। हर कोई समझ गया था कि अब अमान आगे क्या करने वाला था, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर मोना की जान बचा सके। उन सब ने मारे डर और शर्म के अपने सिर नीचे झुका लिए थे। अमान उनकी आंखों के सामने उनकी मालकिन के साथ जो कुछ करने वाला था उसे कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। इधर मोना ने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर तो पीछे खींचना शुरू कर दिए थे, लेकिन थोड़ी ही दूर पर वो टेबल से जाकर टकरा गई और उसने अपने हाथ उस टेबल के ऊपर टिका दिए। अमान ने जब उसे इस हाल में देखा तो उसके चेहरे की हंसी और ज्यादा बड़ी हो गई थी। मोना बड़ी मुश्किल से ये कोशिश कर रही थी कि वो कैसे न कैसे करके अपने आप को इस मुसीबत से बाहर निकाल ले, लेकिन वो चाह कर भी अपने आप को वहां से बाहर नहीं निकाल पा रही थी और अमान की हंसी देखकर उसे डर लग रहा था। इधर इन सब चीजों को देखकर लकी का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। वो खुद भी मोना को बचाने की हर कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अगर वो इस वक्त अमान के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो ये लोग उसे जिंदा मार देते। उसने पहले भी अमान को गाड़ी से उड़ा दिया था और उसके साथ में अब श्रीकांत जैसा खतरनाक आदमी भी खड़ा था, इसलिए उसकी जान जानी तो तय थी। इधर जब लकी उसे बचाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी अमान मोना के सामने आ गया। उसने मोना की कलाई पकड़ी और एक दिल दहला देने वाली मुस्कान के साथ उसे देखते हुए बोला, इस टेबल पर उतना मजा नहीं आएगा जितना बेड पर आएगा। क्या है ना कि ये सॉफ्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसकी हाइट अच्छी है। तुम खुद इसके ऊपर बैठना पसंद करोगी या फिर मैं तुम्हें उठाकर? हट जाओ मेरे सामने से, मोना ने कहा। लेकिन तब तक अमान ने बिना देर किए मोना को कमर से उठा लिया था और उसे टेबल के पास ले गया था। मोना अपने आप को बचाने की कोशिश में छटपटाए जा रही थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। अरे मुझे आकर बचाओ कोई। अमान ने मोना को टेबल के ऊपर बैठा दिया था और अपने कपड़े तक उतारने शुरू कर दिए। ठीक इसी वक्त एक आदमी अचानक भीड़ में से निकलकर बाहर आ गया और वो दो लोगों के कंधे पर से उछलता हुआ अमान के सामने आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि अमान उसका चेहरा देख पाता, उस आदमी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी, जिससे अमान नीचे जमीन पर गिर गया और उधर मोना भी टेबल समेत नीचे जमीन पर जा गिरी। मोना तुम ठीक हो? अमान को लात मारने वाला और कोई नहीं बल्कि लकी था। जब उसने देखा कि आज अमान अपनी हद पार करने जा रहा था, तो लकी ने बिना अपनी जान की परवाह किए सीधा मोना को बचाने का फैसला कर लिया। मैं ठीक हूं मैं, मोना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और फिर अपनी कलाई पर लगी चोट को देखने लगी। उसकी कलाई में थोड़ी सी चोट लग गई थी, लेकिन अब जब लकी इस सब में कूद ही गया था तो उसे लकी की चिंता होने लगी थी। अचानक से मोना की नजर लकी पर से हट अमान पर चली गई। वो दर्द के मारे कराह रहा था, लेकिन अब उसने लकी का चेहरा देख लिया था और ना सिर्फ उसने बल्कि उन सब ने उसे देखकर पहचान लिया था कि उसने लकी की गाड़ी को आने जाने से रोकना चाहते थे। अमान भाई, ये वही है साला जिसने उस दिन आपको गाड़ी से उड़ाया था। हाँ भाई, ये वही है, मैंने इसे ध्यान से देखा था। बाकी सब चिल्लाने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी का खेल समाप्त होने वाला था या वो अमान के गुस्से से अपने आप को और मोना को बचा लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सब लोग अमान के ऊपर टूटने ही वाले थे, लेकिन बीच में श्रीकांत ने उन्हें रोक लिया था। उसने सब लोगों को अपने वार से धार पर लगा दिया था। उसके वार झेलने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अमान की तरफ आंख भी उठाकर देख सके। अमान ने भी इसी का फायदा उठाया और मोना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी बीच लकी मोना को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। उसने अमान को लात मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह से उठा, उसने और उसके लड़कों ने लकी को पहचान लिया और सब लोगों ने अमान से लकी के बारे में शिकायत करनी शुरू कर दी।
अच्छा, तो तू है वो साला जिसने मुझे गाड़ी से उड़ाया था? अमान ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो अपने गुस्से की आग में ही लकी को जला देना चाहता था। आज तक अमान के साथ किसी ने भी इस तरह की हरकत नहीं की थी जिस तरह की लकी ने। श्रीकांत! अमान ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें लकी के ऊपर जमी हुई थी। जी सर। श्रीकांत चुपचाप अमान के पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अमान ने फिर से श्रीकांत को गाली देना शुरू कर दिया और इस बार तो उसने उसके गाल पर थप्पड़ लगा दिए थे। हालांकि उसने श्रीकांत को बहुत जोर से मारा था, फिर भी आखिर में उसके ही गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया। आह! तू क्या तब मेरी जान बचाएगा जब मैं मर जाऊंगा? तेरी आंखें खराब है क्या? अमान ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा। नहीं सर। श्रीकांत ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा। अमान ने अपना हाथ संभाला और फिर लकी की तरफ देखते हुए बोला, मार साले को, और इतना मार कि उठ ना पाए। तू चिंता मत करना, अगर इससे कुछ भी हो जाता है ना तो भी ना मेरे घर वाले तुझे कुछ होने नहीं देंगे, समझा? अमान ने कहा और फिर अपनी जेब से एक चाकू निकालकर श्रीकांत के हाथ में पकड़ा दिया। अमान अक्सर दूसरों को डराने के लिए अपनी जेब में एक चाकू रखा करता था, लेकिन आज वो पहली बार इसका इस्तेमाल करने जा रहा था। देख क्या रहा है, जाना! अमान ने श्रीकांत को लकी की तरफ धक्का देते हुए कहा। श्रीकांत ने भी चाकू बाहर निकाल लिया था और वो लकी की तरफ आगे बढ़ने लगा था। उसकी खतरनाक आंखें मास्क में से लकी की तरफ घूर रही थी। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई शेर अपने शिकार को देख रहा हो। बाकी सब लोग इस दृश्य को देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे। लड़कियों ने अपने हाथ कस लिए और सारे लड़के परेशान से कभी लकी तो कभी श्रीकांत की तरफ देख रहे थे। वो सब लकी की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन श्रीकांत के हाथ में वो भयंकर चाकू देखकर सब लोगों को डर लग रहा था और वो उसी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मैं इसमें क्या कर सकती हूं? घबराई हुई मोना ने अपने आप से पूछा। उसने लकी के कपड़ों को अपने हाथों में कसकर थामा हुआ था। वो लकी की मदद करना चाहती थी, लेकिन बाकी लोगों की तरह वो खुद भी काफी बेबस नजर आ रही थी। लकी भी श्रीकांत की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। मोना उसे पीछे की ओर खींच रही थी और वो खुद भी मोना के साथ चुपचाप पीछे खींचा चला जा रहा था। उसने अचानक से मोना के साथ पीछे आना बंद कर दिया। उसने मोना को अपने पीछे खड़ा कर दिया और उसके बाद उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया और खुद श्रीकांत के सामने आकर खड़ा हो गया। ये तुम क्या कर रहे हो? मोना ने चौंकते हुए पूछा। वो लकी के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके ही पार्लर में काम करने वाली एक लड़की ने उसे वापस जाने से रोक दिया। इधर लकी श्रीकांत की आंखों में देख रहा था। ना सिर्फ वो खूंखार नजर आ रही थी, बल्कि उनमें एक तरह की उदासी भी छाई थी। भले ही श्रीकांत के पास जमाने भर की ताकत थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों की उदासी लकी को समझ से परे नजर आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी श्रीकांत उदास क्यों था। उसकी आंखें देखकर तो यही लगता था कि वो एक अच्छा आदमी था, पर फिर भी इस बात की वजह उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अमान जैसे गुंडे का साथ क्यों निभा रहा था। जब श्रीकांत लकी से सिर्फ थोड़ी ही दूर पर गया तो लकी ने देखा कि उसकी आंखों में एक तरह की चमक आ गई और वो एक पल के लिए मानो जम सी गई। इधर जैसे ही श्रीकांत एक पल के लिए रुक गया, ठीक इसी वक्त लकी ने भी अपनी शर्ट के पीछे से एक चाकू निकाल लिया और उसे श्रीकांत की तरफ तान दिया। लकी ये चाकू रसोई से तब लेकर आया था जब श्रीकांत बाकी सब लोगों को पीट रहा था। वो जानता था कि आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो चुपचाप जाकर चाकू ले आया था। लेकिन वो श्रीकांत की ताकत को समझता था और जिस पल वो उसके ऊपर हमला करता, उसके बाद वो खुद भी पीछे नहीं हटने वाला था। इधर इससे पहले कि श्रीकांत हमला करता, उससे पहले ही लकी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। श्रीकांत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन लकी भी काफी तेज था। उसने उसके कंधे के ऊपर ही काट लगा दिया था। अब श्रीकांत के कंधे से खून बहना शुरू हो गया और उसके हाथ से वो चाकू भी नीचे जमीन पर गिर गया। जब बाकी सब लोगों ने देखा कि लकी के सिर्फ एक ही वार से श्रीकांत के हाथ से चाकू नीचे गिर गया, तो सब लोग चौंक गए थे। जब लड़कियों ने श्रीकांत के हाथ से खून बहता हुआ देखा तो वो भी अपने अपने बॉयफ्रेंड के पीछे जाकर छिप गईं और चिल्ला रही थी। उधर अमान और उसके साथियों का भी यही हाल था। वो तो यहाँ लकी को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि श्रीकांत लकी की हड्डी पसली एक कैसे करता है। लेकिन लकी ने तो इस बार सारा मामला ही पलट दिया था। उन्होंने इस नतीजे की उम्मीद नहीं की थी और इसी वजह से अमान और उसके साथियों को डर लगना शुरू हो गया था। अरे किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई, जल्दी से पुलिस बुलाओ।
लकी ने अपने साथियों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। सब लोग अचानक ही जैसे नींद से जाग गए हो और उन्होंने तुरंत अपने अपने फोन निकालकर पुलिस को फोन करना शुरू कर दिया। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, निकलो यहां से। इधर जैसे ही अमान ने देखा कि उन लोगों ने पुलिस को फोन करना शुरू कर दिया था तो उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा और वो श्रीकांत और बाकी चारों लड़कों के साथ वहां से निकल लिया। वहां पर खड़े हुए लोगों ने देखा कि अमान खरगोश से भी तेज गति से भाग रहा था और वो कब पार्लर से बाहर चला गया किसी को पता नहीं चला। उसके पीछे पीछे उसके चारों लफंगे भी निकल गए थे और उनमें से किसी को भी श्रीकांत की कोई परवाह नहीं थी। इधर श्रीकांत ने अपने घाव को अपने हाथ से दबा लिया था और वो लकी की तरफ देख रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हुआ और वो जाने ही वाला था, लेकिन इतने में एक लड़के ने बीच में आकर उसका रास्ता रोक लिया। नहीं रुको, उसे कुछ मत करना, जाने दो उसे। लकी ने श्रीकांत की तरफ देखते हुए उस आदमी से कहा जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। हर कोई देख पा रहा था कि श्रीकांत सिर्फ वही कर रहा था जो अमान ने उसे करने के लिए कहा था और उसकी लकी से रत्ती भर की दुश्मनी नहीं थी। धीरे धीरे पार्लर वालों ने श्रीकांत के लिए जगह बनानी शुरू कर दी और वो खुद भी अपने घायल कंधों के साथ वहां से बाहर निकल गया। जब अमान और उसके लोग वहां से बाहर निकल आए तब लकी ने आखिरकार एक राहत की सांस ली। बाकी सब लोगों ने वहां की सफाई कर दी और फिर मोना से विदा लेकर एक एक करके निकल गए। इधर मोना पूरे वक्त लकी के पास बैठी हुई थी और जहां लकी को चोट लगी थी वहां पर उसने खुद अपने हाथों से पेन किलर जेल लगा दिया था। वो लकी को आज जितना थैंक्स बोलना चाहती थी उसके लिए कम था। मोना लकी के साथ बाहर तक आ गई और अब लकी के घर जाने का वक्त हो गया था। ध्यान से जाना, फिर जल्दी मिलते हैं, मोना ने लकी से बाय बोलते हुए कहा। उसने हाथ हिलाने के लिए हाथ उठाया था लेकिन इसकी वजह से उसका हाथ दर्द और ज्यादा बढ़ गया। मोना ने तुरंत अपने हाथ को दबा लिया लेकिन उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? लकी ने फिर तुरंत उसके पास आते हुए पूछा। फिर जब उसने मोना की कोहनी देखी तो उसे पता चला कि वो खून जमने की वजह से नीली पड़ गई थी। लकी समझ गया कि अगर वो अपने हाथ को जरा सा भी हिलाती तो उसे बहुत दर्द होने वाला था। नहीं ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इतनी, मैं जब घर जाऊंगी तो इस पर दवा लगा लूंगी। मोना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुरा दी। वो चाहती थी कि लकी को घर पहुंचने में ज्यादा देर ना हो और इसलिए वो ये सब कह रही थी। तुम घर कैसे जाने वाली हो, पहले ये तो बताओ। लकी ने देखा कि मोना की लाल रंग की गाड़ी पार्लर के बाहर ही खड़ी थी लेकिन उसकी गाड़ी देखकर उसे लग रहा था कि इसे चलाने में मोना को दर्द हो सकता था। हाँ वैसे मैं गाड़ी तो नहीं चला पाऊंगी लेकिन मैं सोच रही हूं कि टैक्सी कर लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मोना ने कहा। लाओ इधर चाबी दो। तुम चाबी लेकर क्या करने वाले हो लकी? मोना ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। जब लकी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मोना अपने पर्स में से गाड़ी की चाबी निकालने लगी। थोड़ी देर बाद उसे चाबी मिल गई और लकी ने उसके हाथ से चाबी लेकर दूसरे हाथ से मोना को सहारा दिया और उसे गाड़ी के पास ले गया। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, लकी ने कहा। फिर वो गाड़ी में बैठा और मोना को बैठाकर वहां से रवाना हो गया। मोना रास्ता बताती जा रही थी और लकी गाड़ी चलाए जा रहा था। रात बहुत होने वाली थी और इस वजह से दिल्ली की सड़कें खाली खाली सी नजर आ रही थी। लकी देख रहा था कि मोना आराम से अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी थी। शायद वो पहली बार ही इस सीट के ऊपर बैठी थी और उसे देखकर लकी को भी काफी खुशी हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद मोना की गाड़ी उसके घर के आगे आकर खड़ी हो गई। मोना रास्ता बताती जा रही थी और लकी उसके ऊपर गाड़ी चलाता जा रहा था। मैं आज से पहले ना इतनी जल्दी घर कभी नहीं पहुंची, मोना ने कहा। जवाब में लकी सिर्फ मुस्कुरा रहा था। गाड़ी पार्क करने के बाद मोना लकी को अपने साथ अपने घर के अंदर ले आई। लकी ने आते ही सबसे पहले पूछा कि दवाई का डब्बा कहाँ रखा था। वो जानता था कि सही वक्त पर दवाई नहीं लगाई गई तो मोना का घाव और ज्यादा बढ़ सकता था। उधर उस कैबिनेट में रखा हुआ है, मोना ने लकी को इशारे से बताते हुए कहा। लकी भी कैबिनेट के पास गया और उसमें से दवाई का डब्बा निकाल लिया था। इधर लकी के इंतजार में मोना सोफे पर बैठ गई। लकी थोड़ी ही देर बाद डिब्बा लेकर उसके पास आ गया और उसके पास आकर बैठ गया। फिर उसने धीरे से मोना के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी कोहनी पर दवाई लगानी शुरू कर दी। मोना देख पा रही थी कि लकी बड़े ही प्यार से उसे दवा लगा रहा था, लेकिन तभी अचानक घाव के बीचों बीच हाथ लग जाने की वजह से मोना को दर्द उठ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, आ! क्या हुआ, क्या हुआ, जोर से दब गया क्या? लकी ने पूछा। नहीं ठीक है,
मोना ने अपने दूसरे हाथ से अपने बालों को पीछे करते हुए कहा। वो देख रही थी कि लकी बहुत ही बारीकी और गंभीरता से उसके हाथ पर दवा लगा रहा था। मोना के दिमाग में अचानक से वो चित्र घूमने लगा जब लकी ढेर सारे लोगों के बीच में उसे बचाने के लिए आया और उसने अमान के चेहरे पर एक लात मार दी। मोना उसे देखकर अपने आप को किसी छोटी बच्ची की तरह महसूस कर रही थी। उसके पेट में तो तितलियां उड़नी शुरू हो गई थी और वो चाहकर भी अपने चेहरे पर से मुस्कान नहीं हटा पा रही थी। थैंक यू सो मच, मोना ने दूसरे हाथ से लकी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा। यह देखते ही लकी थोड़ा सा सहम गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या मोना का दिल लकी के ऊपर फिसलने वाला था? और क्या चल रहा था लकी के दिमाग में? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। श्रीकांत ने सब लोगों को कुछ ही देर में पटकन नीति दी थी। उसके बाद अमान के हाथ पैर भी खुल गए थे और उसने मोना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अमान को रोक सके या उसके रास्ते में आ सके। जैसे ही उसने मोना के साथ जबरदस्ती करना शुरू किया, इतने में लकी बीच में कूद पड़ा। उसने न सिर्फ अमान को बल्कि श्रीकांत को भी पटक दिया था और वो मोना को अपने साथ उसके घर ले आया था। दवा लगाते हुए मोना देख रही थी कि लकी काफी सीधा लेकिन गंभीर नजर आ रहा था। उसने उसके हाथ पर हाथ रखा। लकी जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे ही उसने मोना का हाथ अपने हाथ पर देखा तो वो चौंक गया। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन इससे पहले कि मोना आगे बढ़ पाती, लकी ने देखा कि एक काली सी परछाई सामने दीवार पर से होते हुए गुजर रही थी और अगले ही पल लकी ने देखा कि उसके सिर के ऊपर कुछ गिर गया था। लकी ने अपना सिर बचाने के लिए मोना के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और वो एक तरफ झुका। शीना नहीं! इतने में मोना जोर से चिल्लाई। लकी ने अपना सिर वक्त रहते बचा लिया था, वरना उसे काफी चोट लग सकती थी। जब वो उठकर देखने लगा कि उसके पीछे क्या था, तो उसने देखा कि 12 से 13 साल की एक छोटी बच्ची उसके सिर के पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक बड़ी सी सुई थी। उसने लकी के ऊपर पहले ही एक पिन फेंक दिया था। लकी ने उससे तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन उसके बाद फिर से शीना उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। उसने पिन को फिर से अपने हाथ में तान दिया। शीना, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे! इससे पहले कि शीना लकी की तरफ बढ़ पाती, मोना ने उसे बीच में ही रोक लिया। उसके हाथ से पिन छुड़वा लिया था। ये गंदा आदमी है, इसने आपको चोट पहुंचाई है। मैं ना इसे लात मारकर यहां से बाहर निकाल दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं इसके पेट में ना ये पिन चुभा दूंगी। इससे पहले कि शीना आगे कुछ और बोल पाती, उसकी सांसें फूलने लगी, लेकिन वो गुस्से भरी नजरों से लकी को देखे जा रही थी। अगर मोना उसे सही समय पर नहीं रोकती और उसे गले नहीं लगाती तो शायद शीना उसकी आंख फोड़ देती। लकी उसकी शक्ल देखकर और उसकी हरकत देखकर ही समझ गया कि वो बच्ची जैसी बातें कर रही थी। उसकी इस हरकत से तो वो कहीं से छोटी बच्ची नहीं लग रही थी। मोना ने शीना को समझाते हुए और उसे दुलार करने की कोशिश की, लेकिन शीना उसकी बात सुनने को राजी नहीं थी। इधर जब काफी देर तक शीना ने उसकी बात नहीं सुनी, तो मोना ने उसे अपने हाथों से आजाद किया और लकी की तरफ भेजते हुए बोली, जाओ मारो उसे, जो करना है उसके साथ करो। फिर जब बाद में उसकी मां को दुख होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। जाओ मारो उसे। मोना ने कहा। मोना सोफे पर पीछे खिसक कर बैठ गई थी और उसने बेबसी में अपने सिर के बाल को पकड़ लिया था। वो निराश भी लग रही थी और गुस्से में नजर आ रही थी। इधर शीना अभी भी लकी को घूर रही थी, लेकिन एक पल के बाद वो शांत हो गई। उसने मोना की तरफ देखा और बोली, मम्मी, मैं उसे नहीं मारूंगी। प्लीज आप शीना से नाराज मत होना। शीना को मत डांटना ना। मैं सच में उसके साथ कुछ नहीं करूंगी, नहीं मारूंगी उसे। शीना अपने हाथ से पिन नीचे फेंकते हुए ये कह रही थी और फिर मोना के बगल में जाकर बैठ गई। मोना उससे बात नहीं कर रही थी। वो उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि उसने जो किया था वो गलत किया था। इसलिए शीना ने मोना के कपड़े पकड़ते हुए उसे मनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मोना ने उसे देखा और बोली, पक्का ना? तुम नहीं मारोगी ना उनको? नहीं मारूंगी मम्मी, आप प्लीज शीना से गुस्सा मत होना ना। शीना को अभी अपनी मां की चिंता हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं मोना उससे नाराज ना हो जाए या उससे बात करना ना बंद कर दे। ठीक है, तो अब तुम मेरी शीनू समझदार बच्ची बन गई हो, तो मम्मा तुमसे नाराज नहीं है, मोना ने कहा और फिर शीना को अपने गले से लगा लिया। फिर उसने लकी की तरफ देखा और बोली, लकी इधर आओ।
लकी अपनी जगह से उठा और वो मोना और शीना के पास जाकर बैठ गया। लकी ने देखा कि भले ही शीना देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा मोना के चेहरे से मेल नहीं खाता था और उसकी शक्ल देखकर ऐसा भी लग रहा था जैसे वो कहीं खोई हुई सी थी। शीना, मैं तुम्हें इनसे मिलवाऊं? इनका नाम है लकी। क्या नाम है? मोना ने शीना को लकी की तरफ दिखाते हुए पूछा। लकी नाम है इनका, शीना ने अपनी मासूम सी आवाज में जवाब दिया। हाँ, और मैं बताऊं ये कौन है? ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। ये आपकी मम्मी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आगे से ये जब कभी हमारे घर आएंगे तो आप इनके साथ ऐसा नहीं करेंगी जैसा आज आपने किया। नहीं करेंगी ना? प्रॉमिस कीजिए। मोना ने शीना से कहा और अपनी हथेली उसकी तरफ आगे बढ़ा दी। नहीं करूंगी मम्मा, प्रॉमिस। शीना ने अपनी मासूम आंखों से पहले लकी और फिर मोना को देखते हुए कहा। लकी ने भी मुस्कुराते हुए शीना की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया, लेकिन वो देख पा रहा था कि शीना ने अभी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था और वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही हाँ कर रही थी। लकी को खुद जब इस बात का एहसास हुआ तो वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया था। मोना ने गहरी सांस ली और फिर शीना की तरफ देखते हुए बोली, हमने आपको नींद से जगा दिया क्या बेटा? चलो आओ, मैं आपको सुला देती हूँ। आ जाओ। लकी, तुम यहीं थोड़ी देर वेट करना, मैं इसे जरा सुला कर आती हूँ, मोना ने कहा और फिर वो शीना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे के अंदर ले आई। मम्मा, शीना को ना कहानी सुनने का मन कर रहा है। अगर उसको आपने कहानी नहीं सुनाई ना तो उसे नींद नहीं आएगी। आप शीना को ना वो राजकुमार वाली कहानी सुनाओ ना, जिसमें राजकुमार उड़ते हुए घोड़े पर आता है। शीना ने मोना से कहा। ठीक है, आप अंदर चलो और आराम से लेट जाओ, फिर मैं आपको वो उड़ते हुए घोड़े वाली कहानी सुनाती हूं। चलो, मोना ने कहा और उसे कमरे में ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वो अंदर गई, लकी की जान में जान आ गई। लकी उसकी और शीना की बातों को बाहर बैठकर सुन पा रहा था। अंदर से उन दोनों की बात करने की आवाज आ रही थी। लकी जो कि सोफे पर बैठा था, जब वो उनकी बातें सुन रहा था तो उसे बड़ा मजा आ रहा था और वो मुस्कुराए बिना रह नहीं पा रहा था। लगभग 20 मिनट के बाद ही मोना ने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया और वो अपने कमरे से बाहर आकर लकी के पास बैठ गई। आई एम रियली सॉरी लकी, शीना थोड़ी सी मोना ने लकी से माफी मांगते हुए कहा। अरे, इसमें सॉरी जैसी कोई बात नहीं है, शीना तो अभी काफी छोटी बच्ची है, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शीना के बारे में और बातें जानना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शीना थी कौन। भले ही शीना मोना को मां कहकर बुला रही थी, लेकिन वो मां बेटी लग नहीं रहे थे। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था। एक्चुअली शीना को ना मैंने अडॉप्ट किया था। इसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। इसकी जो उम्र है वो 13 साल है, लेकिन फिर भी अभी भी इसका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। 3-4 साल के बच्चों जैसा व्यवहार है इसका, मोना ने कहा और उसकी आंखों में हल्की सी उदासी छा गई। अच्छा, तो ये बात है, लकी ने मोना से कहा। उसका हाल सुनकर लकी भी थोड़ा सा उदास हो गया था। वो देख पा रहा था कि शीना की किस्मत ठीक नहीं थी और इसलिए लकी को उसके ऊपर और ज्यादा दया आने लगी। लेकिन फिर उसके मन में अचानक एक सवाल आया और उसने पूछा, अच्छा, मगर अभी इसने मुझे मारा क्यों? ये मुझसे डर गई थी या मैंने इसे ऑफेंड कर दिया था? लकी आज पहली बार ही शीना से मिल रहा था और उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। फिर भी शीना को उसको मारने के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी। यह सवाल सुनते ही मोना थोड़ा सा सकपका गई। उसके चेहरे पर उसकी झिझक साफ नजर आ रही थी। फिर उसने लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि इतनी रात को घर में अनजान आदमी को देखकर उसे थोड़ा डर लग गया हो, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया था। ओह अच्छा, लकी ने कहा, लेकिन वो समझ गया था कि मोना उससे कुछ ना कुछ तो छुपा रही थी और वो उसे बताना नहीं चाहती थी। लकी को भी लग रहा था कि ज्यादा पूछने पर शायद मोना अनकंफर्टेबल हो सकती थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और बोला, ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूं। तुम्हें जाना है? देखो टाइम काफी हो गया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं सो जाना चाहिए। मेरे घर में वैसे भी ढेर सारे कमरे हैं, तो दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, मोना ने कहा। वो उसे रोकना चाहती थी,
वैसे भी रात के 3 बज चुके थे और इस टाइम घर वापस जाना ठीक नहीं था, मगर लकी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मोना के काफी देर तक मनाने के बाद आखिरकार लकी मान गया और वो रात मोना के घर पर ही रुक गया। अगले दिन सुबह लकी जल्दी उठ गया था। मोना उससे भी पहले उठ गई थी और उसने उसके लिए नाश्ता बना दिया था। जब वो लोग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो लकी ने देखा कि शीना अभी भी लकी को उन्हीं नजरों से देख रही थी। उसे अभी भी लकी के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब जब लकी को उसकी हालत समझ आ गई थी इसलिए उसे शीना के ऊपर दया आ रही थी। मम्मा, मैं बाहर जाकर थोड़ी देर खेलना चाहती हूँ, क्या मैं खेल सकती हूँ? नाश्ते के बाद शीना ने जिद करते हुए पूछा। नहीं शीना, आज नहीं, हमें अभी 2 दिन और वेट करना पड़ेगा बेटा। जब मम्मा के पास टाइम होगा ना तो वो आपको पार्क में खेलने के लिए लेकर चलेंगी, पक्का, प्रॉमिस। मोना ने शीना को कंफर्ट करने के लिए उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसकी इस बात से शीना काफी नाराज हो गई थी। मोना, मुझे लगता है कि नीचे पार्क में कुछ एक झूले लगे हुए हैं, अगर तुम कहो तो मैं शीना को नीचे खिलाने के लिए लेकर चला जाता हूं, लकी ने कहा। वो शीना को ऐसे और उदास होते हुए नहीं देख सकता था। मोना ने एक बार के लिए लकी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। लकी भी शीना को लेकर नीचे आ गया। भले ही शीना लकी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन खेलने के लिए उसने इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। वहां पर ढेर सारे झूले लगे थे, लेकिन जिस तरह से शीना उसका इस्तेमाल कर रही थी उससे लकी को लग रहा था कि शीना को इन झूलों के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए उसने उसे एक एक झूले के बारे में समझाना शुरू कर दिया। शीना को भी समझ आ रहा था कि लकी को उसके चैलेंजेस समझ में आ रहे थे, इसलिए वो भी उसे पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे वो लकी के साथ खेलने में इतना रम गई कि फिर उसे याद ही नहीं रहा कि वो लकी को पसंद नहीं करती थी। काफी देर तक खेलने के बाद शीना ने कहा, अब बस बहुत हुआ, मुझे और झूले नहीं झूलने। तो फिर क्या करना है आपको? लकी ने पूछा। मुझे ना घोड़े की सवारी करनी है, शीना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी ने इधर उधर घूमकर देखा तो वहां पर कोई घोड़ा नहीं था, लेकिन शीना अभी भी उसी तरह से उसे देख रही थी। लकी भी उसका इशारा समझ गया, लेकिन उसे घोड़ा बनने में हिचक महसूस हो रही थी। सोच क्या रहे हो, चलो ना। शीना ने लकी को धक्का देना शुरू कर दिया। वो उसके घुटनों को अपने छोटे छोटे हाथों से मोड़ने की कोशिश कर रही थी। लकी समझ गया कि अब घोड़ा बनने की उसकी बारी थी और लकी भी अपने घुटनों पर बैठ गया। जैसे ही वो नीचे झुका, शीना उसके ऊपर चढ़ गई और लकी के सिर पर हाथ मारते हुए बोली, चल मेरे घोड़े तक बक तक, चल मेरे घोड़े तक बक तक। लकी कभी भी सपने में नहीं सोच सकता था कि वो इस तरह से घोड़ा बन जाएगा। शीना की स्कर्ट उसकी आंखों के ऊपर आ रही थी और वो ठीक से देख नहीं पा रहा था। इसके बाद वो जिस तरह से लकी को मार रही थी वो भी काफी तेज था। अब आगे क्या होने वाला था? कब तक चलता उन दोनों के बीच का ये खेल? कहीं शीना के इरादे इस खेल के बहाने कुछ और करने के तो नहीं थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जब मोना के हाथ पर दवाई लगा ही रहा था कि अचानक उसके सिर पर किसी ने पिन फेंक दिया था, लेकिन उसकी परछाई देखकर ही लकी ने अपना सिर वक्त रहते बचा लिया था और देखा तो सामने एक 12 से 13 साल की एक बच्ची खड़ी थी जिसका नाम था शीना। वो मोना को मां कहकर बुला रही थी। बाद में मोना ने लकी को बताया कि उसने शीना को अडॉप्ट किया था और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। अगले दिन लकी शीना से दोस्ती करने के लिए उसे अपने साथ नीचे खिलाने ले गया, जहां पर शीना ने उसे घोड़ा बना दिया और उसकी सवारी करना शुरू कर दी। थोड़ी देर के खेल के बाद फिर से शीना और लकी ऊपर आ गए थे। मोना ने देखा कि उन दोनों के बीच जो दुश्मनी थी वो तो अब दोस्ती में बदल चुकी थी। मोना ये देखकर खुद बहुत हैरान हो गई थी। भले ही उसे उसके पीछे का कारण मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देखकर काफी खुश नजर आ रही थी। शीना को घर में छोड़कर लकी भी वहां से निकल गया। वहां से निकलते ही उसका ध्यान फिर से राधिका की ओर चला गया था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और रुस्तम से अपडेट लिया, लेकिन उसे रुस्तम की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा था। इसी दरमियान 3 दिन बीत गए थे, लेकिन राधिका का अभी तक कोई अता पता नहीं था, कोई खोज खबर नहीं थी। लकी उसे याद करते हुए हर दिन कॉलेज वाले तालाब के पास आ जाता था और वहां बैठकर
उसे याद करता रहता था। और जो लकी बस बैठा बैठा पानी को निहारा करता। पानी पर राधिका का चेहरा उसे अक्सर दिखाई दे जाया करता था। इधर धीरे धीरे कॉलेज के आखिरी साल में जो बच्चे थे उन्होंने भी हॉस्टल से अपना सामान निकालना शुरू कर दिया था। वो कॉलेज और हॉस्टल छोड़कर जा रहे थे। कॉलेज का माहौल उदास और गमगीन हो गया था और उन्हें जाता हुआ देख लकी और बाई उदास हो गए। लकी का कहीं भी मन नहीं लग रहा था। ना तो वो क्लास जा रहा था और ना ही अपने शोरूम पर। वो बस दिन भर तालाब के किनारे बैठा रहता। एक दिन जब ऐसे ही वो अकेलेपन में वहां बैठा था तो मोना का लकी को फोन आया। लकी, बिजी हो क्या? अगर नहीं हो तो क्या मेरी एक हेल्प कर सकते हो? मोना ने पूछा। नहीं, मैं बिजी नहीं हूं, बताओ क्या काम है? लकी ने उधर से जवाब दिया। मोना ने उसे बताया कि शीना ने आज उसकी नाक में दम कर दिया था। वो खेलने की जिद पर जिद किए जा रही थी और वो भी लकी के साथ। अब मोना के पास ना तो टाइम था कि वो शीना को खिलाने ले जा सके और अगर वो ले भी जाती तो शीना उसके साथ खेलने के लिए राजी नहीं हो रही थी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर तुम आ जाते तो हेल्प हो जाती मेरी। मुझे एक्चुअली आज पार्लर के नए मालिक के साथ ना किसी मीटिंग के लिए बैठना पड़ेगा। तो मैं कब से शीना को समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। क्या करूं मैं? आ जाओ प्लीज, मोना ने घबराते हुए कहा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे घर पर आ जाता हूं। तुम अपना काम निपटाओ, मैं शीना को देख लूंगा। लकी ने कहा और फोन काट दिया। फिर वो अपनी जगह से उठा और मोना के घर के लिए रवाना हो गया। लकी को थोड़ी सी चिंता हो रही थी। वो पीछे से शीना के रोने और चिल्लाने की आवाज सुन पा रहा था और इसलिए वो थोड़ा और घबरा गया। इधर लकी जैसे ही कॉलेज के दरवाजे के बाहर पहुंचा तो उसने अपने लिए एक टैक्सी बुला ली। लेकिन अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा था। ना जाने वो क्या था, लेकिन उसे किसी ना किसी चीज की भनक जरूर लग रही थी। लकी एक बार के लिए देखने को पीछे घूमा लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वहां पर सब नॉर्मल था। लकी ने अपना सिर ना में हिलाया और इतने में उसके सामने ऑटो आकर रुक गया। लकी उसमें बैठा और मोना के घर के लिए रवाना हो गया। मोना ने उसे थैंक्स कहा और शीना को उसके हवाले करके वहां से निकल गई। अच्छा सुनो, यहाँ पास में ना उमंग प्लेग्राउंड है, तुम शीना को खिलाने के लिए वहां पर ले जा सकते हो, मोना ने कहा। वहां पर क्यों? लकी उमंग के बारे में जानता था। उसे पता था कि वो लोग मानसिक रूप से अलग बच्चों के साथ वहां पर खेलते थे, क्योंकि वहां पर शीना को भी बच्चे मिलेंगे, वो शीना के जैसे ही मिलेंगे। इससे वहां पर घुलने मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही कोई इसे अलग नजरों से देखेगा, मोना ने कहा। वो जानती थी कि शीना नॉर्मल बच्चों के बीच में घुल मिल कर नहीं रह सकती थी। अगर वो रह भी पाती तो लोग उसे उस तरह से नहीं देखते जैसे वो बाकी बच्चों को देखा करते थे। इसलिए मोना उसे वहां भेजना चाहती थी। हालांकि उसे ये बात अपने दिल में बहुत चुभती थी, लेकिन वो चाहकर भी इसका कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक है, समझ गया मैं, लकी ने कहा और शीना की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसने शीना को देखा तो ना जाने क्यों उसे फिर से उस पर दया आने लगी। इधर मोना ने लकी को और 2-4 चीजें बताई और उसके बाद लकी शीना को लेकर अपने साथ पार्क की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही लकी ने देखा कि वहां पर ढेर सारे खिलौने और झूले थे जो सिर्फ इस तरह के बच्चों के लिए बनाए गए थे। लकी को उन्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही थी और उसने शीना के साथ कब खुद भी खेलना शुरू कर दिया उसे पता ही नहीं चला। शीना वहां लकी और बाकी बच्चों के साथ खेलकर काफी खुश हो रही थी और उसके साथ खेलते खेलते लकी भी जो उदास था वो उसकी उदासी छट रही थी। इधर 1 घंटे तक लगातार खेलने के बाद लकी शीना को लेकर उमंग के स्कूल में आ गया। उन दोनों ने खाना खा लिया और फिर सीधा स्कूल की बिल्डिंग में दाखिल हो गए। उस स्कूल की बिल्डिंग कुछ खास बड़ी नहीं थी और वो किसी आम स्कूल की जैसी ही थी। वहां पर बच्चों से बहुत ज्यादा कम फीस ली जाती थी और उसमें ज्यादातर पैसे चंदे से ही आते थे। यहाँ पर वो लोग चंदा दिया करते थे जो इस तरह के बच्चों की मदद करना चाहते थे। लकी शीना को अपने साथ स्कूल की क्लास की तक ले गया था। उसने देखा वहां पर बच्चों की उम्र चाहे 6 साल हो या 16, लेकिन सब लोगों का बर्ताव लगभग एक जैसा ही हुआ करता था। जैसे ही शीना ने अपनी उम्र के बच्चों को देखा तो लकी से अपना हाथ छुड़ाकर सीधा उन बच्चों की तरफ भाग गई। उसके उत्साह को देखकर लकी समझ गया कि वो यहाँ पहले भी बहुत बार आ चुकी थी। शीना जाकर 2 लड़कियां और 1 लड़की के पास खड़ी हो गई। वो उनसे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे।
वो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत ही आम बात कर रहे हों, लेकिन जब लकी ने उनकी बात सुनी तो बहुत ही बचकानी सी थी। मेरी मम्मी तो ना बहुत बिजी रहती है, दिन भर ही बिजी रहती है। वो हर टाइम फोन पर 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसी बात करती है। अगर वो बिजी नहीं होती ना तो मैं तुम लोगों से ना मिलने के लिए पहले ही आ चुकी होती। अच्छा ऐसा क्या? पता है मैं भी ना पहले नहीं आ रहा था, मुझे यहाँ ऑटो से आना ना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ना अपने पापा से कहा कि मुझे एयरप्लेन से आना है। वो तो मेरी बात सुनकर ही डर गए, उनके ऐसे होश उड़ गए। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि तो मैंने सोचा कि चलो प्लेन से नहीं ना बोट से चलते हैं, इसलिए मैं ना यहाँ बोट से आया हूँ। और शीना पता है मेरे घर वालों ने तो जहाँ हिमालय है ना वहां पर चले गए हैं। तुम्हें मालूम है ना हिमालय कहाँ पर है? अरे वो बुक्स में नहीं दिखते बड़े बड़े पहाड़, वहां पर। मैं ना एक दिन तुम सबको ना वहां खाना खाने के लिए बुलाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। शीना की एक दोस्त ने उससे कहा। वो भी आराम से उन सब की बातें सुन रही थी। लकी देख पा रहा था कि खुद भी काफी बच्चे बाकी बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल जाया करती थी। लकी को शीना के लिए बुरा लग रहा था। शीना की बच्ची भागकर कहां जा रही है? रुक, तुझे तो मैं बताता हूं। लगभग 20 मिनट के बाद लकी ने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। जैसे ही शीना के कानों में वो आवाज पड़ी तो वो घबरा कर लकी के पीछे छुप गई। वो उसके पैरों के पीछे छुप गई थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। लकी देख रहा था कि एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था। जैसे ही उस लड़के ने देखा कि शीना लकी के पीछे छुप गई थी तो वो खुद भी रुक गया और सिर झुकाकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अरे इससे क्यों डर रही हो? सामने हो, मैं भी देखता हूं कि ये तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। लकी ने देखा कि शीना उसे देखकर डर गई थी, इसलिए उसने उसे अपने पैरों से दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा। शीना थर थर कांप रही थी। फिर लकी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने शीना की कमर पर अपना हाथ रखा तो शीना जोर से चिल्ला उठी। लकी को समझ नहीं आया कि वो चिल्ला क्यों रही थी। फिर जब लकी ने उसका टॉप उठाकर कमर पर देखा तो पाया कि उसके ऊपर लाल और बैगनी निशान बने हुए थे। लकी ने जैसे ही वो निशान देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वो समझ गया था कि शीना को ये निशान उसी लड़के ने दिए थे और वो उस लड़के को सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। लकी तुम कहां जा रहे हो? शीना ने अपने घाव को सहलाते हुए कहा। इस लड़के ने तुम्हें मारा है ना? रुको मैं इसे अभी सबक सिखाता हूं, फिर ये खुद आकर ना तुमसे माफी मांगेगा, देखना। लकी ने कहा और उस लड़के की तरफ जाने लगा। अरे रुको, ये सब इस लड़के ने नहीं किया है। शीना ने लकी को देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। लकी भी आगे बढ़ने से पहले रुक गया और फिर शीना के पास आकर उससे पूछा, इसने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? वो ना। शीना के चेहरे का रंग अचानक से गायब हो गया था और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और अगले ही पल उसकी सिसकी की आवाज लकी के कानों में पड़नी शुरू हो गई। शीना, रो क्यों रही हो तुम बच्चा? मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ और किसने किया? मैं अभी उस आदमी को ना तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा और देखना वो तुमसे माफी भी मांगेगा, और अगर नहीं मांगी ना तो मैं उसके साथ भी वही करूंगा जो उसने तुम्हारे साथ किया है। लकी ने उसे समझाते हुए कहा। उसने देखा तब तक शीना की नाक लाल हो चुकी थी और वो काफी उदास नजर आ रही थी, लेकिन वो जैसे ही लकी की आंखों में देख रही थी तो उसे अपनापन सा महसूस हो रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ ये किसने किया। जब रात होती है ना तो एक खतरनाक आदमी हमारे घर के अंदर घुस आता है। पहले तो वो मुझे बहुत परेशान करता और फिर मम्मा को भी परेशान करने लगता है। वो उन्हें गले लगाने की कोशिश करने लगता है। फिर मम्मा को ना छुड़वाने के लिए मैं उसे मारती रहती हूँ ना तो वो मुझे मारता है और फिर वो मम्मा को भी मारता है और फिर उन्हें खींच कर ना अपने साथ कमरे में ले जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। मैं अंदर जाने की कोशिश करती हूँ, खूब दरवाजा बजाती हूँ, लेकिन वो खोलता ही नहीं। अंदर से ना फिर मम्मा की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और फिर मैं और ज्यादा डर जाती हूँ। जैसे ही शीना ने अपने दिमाग में फिर से वो सीन याद किया तो उसे इतना ज्यादा डर लगा कि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शीना को ना सिर्फ रोना आ रहा था बल्कि उस आदमी पर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी सांसें ऊपर नीचे हुए जा रही थी। फिर उसने अपने टॉप की आस्तीन ऊपर की ओर और पैरों पर लगे हुए घाव लकी को दिखाते हुए बोला। लकी ने देखा कि उसकी सफेद सी चमड़ी पर ढेर सारे लाल और बैंगनी रंग के घाव भर आए थे और ये देखकर लकी की आंखें फटी रह गई थी। ऐसा घाव आपकी मम्मी की बॉडी पर भी है?
लकी ने शीना को फिर से उसके कपड़े पहनाते हुए कहा। नहीं, उन्हें तो इससे भी ज्यादा है और वो तो मुझसे भी ज्यादा रोती हैं, शीना ने कहा। यह सुनते ही लकी का तो दिमाग ही खराब हो गया। आखिर कौन था वो जो मोना और शीना के साथ इस तरह का बर्ताव करता था, इस तरह की जबरदस्ती करता था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ। शीना के साथ खेलते खेलते लकी और उसके बीच की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई थी। लेकिन लकी जैसे ही उससे अलग हुआ, उसके बाद उसे फिर से राधिका की याद आने लगी। वह हर रोज तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता। फिर एक दिन उसे मोना का फोन आया। शीना लकी के साथ खेलने की जिद कर रही थी। लकी उसके साथ खेलने के लिए उसके घर तो चला गया और उसके साथ उसके स्कूल पर भी आ गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लकी ने देखा कि शीना की कमर पर चोट के निशान थे। जब उसने उससे उन निशानों के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि ये निशान किसी आदमी ने उसे दिए थे जो मोना के साथ भी जबरदस्ती करता था। तुम्हें मालूम है बच्चा वो कैसा दिखता है? लकी ने शीना से पूछा। ना जाने क्यों से ये सब बातें सुनकर गुस्सा आने लगा था। नहीं, हर बार ना कोई नया आदमी आता था, इसलिए मुझे ठीक से ना किसी का चेहरा याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, तुम जब आखिरी बार घर आए थे ना, तो मुझे भी यही लगा कि तुम भी मम्मी के साथ मारपीट करने वाले हो, उन्हें परेशान करने वाले और उन्हें जबरदस्ती कमरे में ले जाकर ना बंद कर देने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हें मारा था, शीना ने अपनी उस रात की हरकत पर सफाई देते हुए कहा। अच्छा, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ चुका हूं। और हाँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं ना, तब तक कोई भी आदमी ना तो तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को परेशान कर पाएगा, वादा है मेरा। लकी ने शीना की पीठ थपथपाते हुए कहा। उसने पहले ही इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि वो किस तरह से शीना और मोना को बचा सकता था। चलो लकी, अब मुझे ना जाने दो, मुझे जाकर ना पिंटू से माफी मांगनी है। मैं तो हमेशा ही उसके डॉग के साथ खेलती थी और मैं उससे ये भी कहती थी कि एक दिन ना मैं उससे भी अपने डॉग के साथ खेलने दूंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई डॉग ही नहीं है। शीना ने लकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, फिर उस छोटे लड़के की तरफ भागने लगी। जब लकी ने देखा कि शीना उस लड़के का हाथ पकड़कर उससे माफी मांग रही थी, तो लकी के चेहरे के भाव भी अपने आप बदल गए। वो देख शीना को रहा था, लेकिन वो सोच मोना के बारे में रहा था। उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा कि शीना जैसी इतनी पॉजिटिव लड़की के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा था। वो इतनी परेशानी से जूझ रही थी। इस बात का अंदाजा लकी को जरा भी नहीं था। जब वो अपने ही ख्यालों में खोया था, ठीक तभी उसे पीछे से किसी की मीठी सी आवाज आई। वो पलटा। उसने देखा कि मोना उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा काम पूरा हो गया लकी, इसलिए मैं यहां आ गई हूं। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू सो मच, मोना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है यार, लकी ने मोना की तरफ देखते हुए कहा। वो अभी उसके बारे में ही सोच रहा था और जैसे ही उसने मोना को अपनी आंखों के सामने देखा तो तुरंत उसकी आंखों में उसके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। शीना कहाँ है? मोना ने लकी के आसपास देखते हुए कहा। उसे शीना कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। शीना उधर छोटे बच्चों के साथ खेल रही है, लकी ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए बताया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए शीना की दिशा में देखा तो उसके होश उड़ गए। वो देख पा रहा था कि शीना तो वहां थी ही नहीं। फिर वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे शीना कहीं नजर नहीं आ रही थी। लकी तुरंत अपनी जगह से उठा और उस छोटे बच्चे की तरफ भागने लगा जो कि अभी शीना के साथ खेल रहा था। शीना कहाँ है? लकी ने उस बच्चे का कंधा पकड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज में उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। शीना को तो उसके पापा ले गए, वो लोग उस दरवाजे से बाहर निकल गए, उस लड़की ने कहा और हंसने लगा। एक पल के लिए तो लकी को उसकी हंसी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत किया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और घबराते हुए मोना की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि मोना ने यह खबर सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कब लेकर गए? लकी ने बिना देर किए फिर से उस लड़के की तरफ पलट कर देखा और उससे पूछा। लेकिन उस लड़के को खुद भी मानसिक बीमारी थी और इसी वजह से वो इतने साफ तरीके से पूरी बात नहीं बता सकता था। देखो तुम चिंता मत करो, बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ, लकी ने मोना को समझाते हुए कहा।
वो मोना को पूरी तरह से दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोना की आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए थे। फिर वो मोना को अपने साथ लेकर स्कूल की एक टीचर के पास गया और वहां से वो स्कूल के कंट्रोल रूम में चला गया। वहां जाते ही उसने सीसीटीवी फुटेज चालू कराया। उसमें शीना को ले जाने वाली तस्वीर देखी। लकी ने देखा कि दो अधेड़ उम्र के आदमी शीना की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे और वो स्कूल के कोने वाले दरवाजे पर खड़े थे। उन दोनों के हाथ में ही चॉकलेट मिल्क शेक की बोतल थी। शीना उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई और वो दौड़ते दौड़ते दरवाजे के पास चली गई। वो दोनों भी शीना के अपने पास आने का इंतजार कर रहे थे। जब शीना उनके पास आई तो उनमें से एक आदमी ने शीना को गले लगा लिया और फिर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। इसके बाद उन दोनों ने उसे उठाया और उसे अपने साथ लेकर भाग गए। मुझे माफ कर देना मोना। लकी ने पलटकर मोना को देखा और कहा। इस वक्त उसे अपने आप से भी नफरत हुए जा रही थी। जो अभी हुआ था उसे देखने के बाद तो लकी को खुद अपने आप से नफरत होनी शुरू हो गई। इन सब फालतू की बातों का ना कोई मतलब नहीं है लकी। मुझे बस मेरी बेटी वापस चाहिए। किसी भी हालत में मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, अभी के अभी। मोना ने लकी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। वो अपनी दर्द बड़ी मुश्किल से सह रही थी और उसे अब ये नहीं सहा जा सकता था। वो चिल्लाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो चिल्लाए बिना अब रह भी नहीं सकती थी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने शुरू हो गए। सबसे पहले पुलिस को फोन करो और तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके शीना को ढूंढ निकाल पाऊंगा, वादा है, लकी ने कहा और फिर तेजी से बाहर की तरफ जाने लगा। इधर मोना ने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाने लगी। जैसे ही उसका फोन लगा वो खुद भी लकी के पीछे पीछे भागने लगी थी। स्कूल दरवाजे से बाहर आते ही लकी ने सबसे पहले उस दिशा में भागना शुरू कर दिया जिस दिशा में वो लोग बच्ची को लेकर भाग गए थे। उसे कुछ आभास हो रहा था और उसी आभास के भरोसे वो 1 किलोमीटर तक भागता रहा। फिर एक गली के पास जहां से 2 रास्ते जा रहे थे, लकी ने किसी बच्ची के चिल्लाने और रोने की आवाज सुनी। जहां से ये आवाज आ रही थी लकी ने तुरंत ही घूमकर उस दिशा में देखा और फिर वो उस दिशा में फर्राटे से दौड़ने लगा। ये वही है, मोना ने पीछे से चिल्लाकर कहा। वो खुद भी लकी से ज्यादा दूर नहीं थी और उसने उन दोनों लोगों को पहचान लिया था जो उस वैन के पीछे छुपे हुए थे। ये वही लोग थे जो शीना को स्कूल के गेट से उठाकर ले गए थे। उनमें से एक ने शीना को कमर से पकड़ रखा था और उसने दूसरे से उसके सिर पर हाथ रखकर उसके मुंह को दबा दिया था, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर दर्द के भाव साफ नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को ही शीना ने अभी काटा था और वो दर्द के मारे कराह रहे थे। लकी ने जैसे ही उन दोनों को देखा उसके बाद उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधा भागते हुए उन दोनों की तरफ जाने लगा। तुम्हें मालूम है ना तुम किसके साथ खेल रहे हो? आगे जिंदा रहना है या नहीं रहना है? जैसे ही उन लोगों ने देखा कि लकी उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था तो उनमें से एक आदमी ने तेजी से चिल्लाते हुए कहा और वो खुद भी भागते हुए लकी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लकी के ऊपर हमला करने वाला था। वो 2 थे और लकी अकेला। ऐसे में लकी अगर उनके पास कुछ भी कर देता तो फिर उनकी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो पहले ही लकी को चुप करवा देना चाहते थे। अरे बाप रे! इससे पहले कि वो दोनों अपनी तरफ से कुछ कह पाते, लकी ने हवा में उछलकर एक ही लात में उन दोनों को उड़ा दिया था। बचपन से ही उसके घर में उसे मार्शल आर्ट्स, टाइकोंडो और जूडो की ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए लकी की लात खाते ही वो दोनों नीचे जमीन पर गिर गए। लकी फिर आगे गया और उनमें से एक की गर्दन को उसके हाथ से पकड़ लिया और दूसरे की गर्दन को पैर से दबोचते हुए बोला, शीना कहाँ है? कहाँ है शीना? इधर मोना ने पास आकर शीना को गाड़ी में पहले देख लिया था, लेकिन वो उसमें नहीं थी। अरे भाई, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और हमें क्यों मार रहे हो? हमें तो कुछ मालूम नहीं। कौन शीना? किसकी शीना? उस आदमी ने कहा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि लकी पहले ही कैमरा देख चुका था और उसमें उन दोनों की शक्ल साफ नजर आ रही थी। फिर वो चालाकी से लकी की पकड़ से बच निकलने की कोशिश में लगे थे। अचानक से लकी ने उस आदमी के गाल पर एक थप्पड़ लगाया और उसके बाद उसकी नाक से खून बहने लगा। उस आदमी को अचानक से अपनी नाक के आसपास एक जोरदार दर्द महसूस हुआ। उसकी नाक से खून और आंखों से आंसू एक ही वक्त बहने लगे थे। अब तुम मुझे बताओगे या नहीं? कहां है वो लड़की? लकी ने फिर से उन दोनों के ऊपर दबाव बनाते हुए कहा। बोल रहा हूं, आप रुक जाओ, मैं बोल रहा हूं, इधर से उस आदमी ने कहा। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो लकी से और झूठ बोल सके। वो लकी से कुछ बात नहीं छिपाना चाहता था और उसने लकी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम ना उसे अपने साथ गाड़ी में डाल रहे थे, लेकिन इतने में एक आदमी आया और उसने हमें मारा और हमारे साथ
बच्ची को छुड़वा कर ले गया। इससे पहले कि हम उसे रोक पाते, वो आदमी बच्ची को अपने साथ लेकर ना यहाँ से गायब हो गया। जैसे ही मोना और लकी ने सुना कि एक आदमी शीना को उन दोनों आदमियों से छुड़वा कर अपने साथ ले गया था तो उनका दिल ही बैठ गया। उसने तुमसे बच्ची को चुराया था ना, तो तुम लोगों को मालूम होगा ना कि वो आदमी कौन था। बताओ कौन था, वरना मैं दोनों को ही। लकी ने फिर से पहले आदमी के गाल पर एक तमाचा लगाते हुए कहा, भाई भाई प्लीज हमें मारना बंद कर दो। हम दोनों भाई तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, माँ की कसम। हम सच में उस आदमी को नहीं जानते जिसने हमसे उस बच्ची को छीना। अगर हमें पता होता ना तो इतनी मार क्यों खा रहे होते। हाँ हाँ सही कह रहा है, वो आदमी इतनी तेजी से आया और इतनी तेजी से गया कि हमें पता ही नहीं चला कि वो कौन था। हम लोग चाह कर भी ना उसका चेहरा नहीं देख पाए। दूसरे ने कहा। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे थे, लेकिन लकी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था और इसलिए उसने फिर से उन दोनों लड़कों के गाल पर एक और चांटा जमा दिया। फिर उसने उसके पेट पर मुक्का मार दिया, जिसकी वजह से दोनों अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगे। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के पुर्जे अंदर से फट जाने वाले थे। ठीक इसी वक्त अंदर वहां पर 2 गाड़ियां आ गई और लकी ने उन दोनों गुंडे को पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक इसी वक्त पुलिस ने एक गाड़ी में उन दोनों बदमाशों को डाला और गाड़ी को रवाना कर दिया और दूसरी गाड़ी को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया। उन्होंने सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से ये देख लिया था कि वो आदमी शीना को लेकर पास में ही किसी पार्क में गया था, लेकिन उसकी फुर्ती की वजह से वो लोग उस आदमी को पहचान नहीं पाए थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और मोना को शीना उस पार्क में मिल पाती या फिर उनकी ये खोज उन्हें और आगे तक ले जाने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब लकी ने शीना से मोना के ऊपर होते हुए अत्याचार के बारे में सुना तो वो मोना के बारे में सोचने लगा था। इतने में ही पीछे से मोना आ गई। उसने आते ही जब शीना के बारे में पूछा और लकी उसे बताने लगा तो उसने देखा कि शीना वहां तो थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। लकी तुरंत मोना के साथ सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन दोनों को पकड़ने निकल चुका था जिन्होंने शीना को उठाया था, लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं था कि शीना कहां थी। कोई आदमी शीना को भी उनसे छीन कर ले गया। इधर लकी, मोना और उनके साथ में 2 पुलिस वाले पार्क में जाने के लिए रवाना हो चुके थे। उन्होंने अंदर जाकर लगभग आधे घंटे तक शीना को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। ना तो वो कहीं नजर आ रही थी और ना ही वो आदमी कहीं पर दिखाई दे रहा था जिसने शीना को उठाया था। ठीक इसी वक्त जब वो लोग ढूंढ ढूंढ कर थक गए तब मोना को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मम्मा! वो आवाज जाने के बाद इतनी जल्दी गायब हो गई थी कि मोना को एक पल के लिए लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सच में आई थी और उसके चिल्लाने के बाद ही किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। ना सिर्फ मोना ने बल्कि लकी ने भी, और लकी के साथ पुलिस वालों ने भी उस आवाज को सुना था। शीना! मोना ने चिल्लाते हुए कहा। फिर वो उस दिशा में बढ़ने लगी जिस दिशा में वो आवाज आ रही थी। लकी और बाकी लोग भी उस दिशा में घूमे और वो मोना की तरफ आगे जाने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके आगे काफी घने पेड़ और झाड़ थे। लकी ने मोना को शांत करने के लिए इशारा कर दिया। इस वक्त किसी भी तरह का शोर शराबा उनके लिए उल्टा पड़ सकता था। फिर लकी ने उन दोनों पुलिस वालों को देखा और फिर तीनों ने मोना को अपने पीछे छुपा लिया। वो लोग एक एक करके झाड़ियों के अंदर जाने लगे थे। इधर से लकी को अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। वो समझ गया था कि वो आदमी और शीना उन झाड़ियों के पीछे ही छुपे हुए थे। अचानक से वो हरा सा पेड़ थोड़ा सा हिलने लगा। उन झाड़ियों में से एक इंसान निकल कर आ गया। उसने अपने चेहरे पर एक सफेद रंग का मास्क पहना हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि श्रीकांत था, जिसके ऊपर लकी ने पार्लर में वार किया था। श्रीकांत ने लकी को देखा और फिर शीना को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। शीना! जैसे ही मोना ने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखा तो वो खुशी के मारे पागल हो गई और दौड़ते हुए उसके पास जाने लगी, लेकिन लकी ने बीच में ही उसे रोक दिया था। वो देख रहा था कि अभी उन लोगों के बीच में श्रीकांत खड़ा था और लकी उसके ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता था। वो जानता था कि श्रीकांत किसी भी वक्त फिर से मोना या शीना के ऊपर हमला कर सकता था। वो घबराई हुई आंखों से श्रीकांत को
देखने लगा। उस लड़की को चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना। उन दोनों पुलिस वालों ने श्रीकांत के ऊपर बंदूक तानते हुए कहा, लेकिन श्रीकांत ने शीना को पकड़ लिया था। मैं कुछ, वो शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, इतने में पुलिस वालों ने उसके घुटने पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। उन्हें डर लग रहा था। जब श्रीकांत ने शीना को फिर से पकड़ लिया था तो उन्हें लग रहा था कि वो शायद शीना के साथ फिर से कुछ करने वाला था, लेकिन जैसे ही श्रीकांत को पहली गोली लगी, वो नीचे जमीन पर गिर गया। उसने शीना को पकड़ा हुआ था और शीना भी इसलिए उसके साथ पीछे पीछे जा गिरी। उन दोनों के नीचे गिरते ही लकी और मोना सीधा शीना को उठाने के लिए उसकी दिशा में भाग पड़े। शीना, शीना, मोना ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा। भले ही मोना ने शीना को अपनी गोद में उठा लिया था, लेकिन शीना की नजर श्रीकांत के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मोना उसे बार बार अपनी तरफ दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शीना थी कि बार बार श्रीकांत को ही देखे जा रही थी। श्रीकांत, शीना, शीना क्या हुआ तुम्हें? वो बुरा आदमी है बेटा, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था और फिर भी तुम उसकी तरफ देख रही हो, बात क्या है? मोना ने शीना को समझाते हुए कहा। नहीं मम्मा, श्रीकांत बुरा आदमी नहीं है। श्रीकांत तो मेरा दोस्त है और उसने ही मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए उनकी पिटाई की और मुझे ना उनसे छुपाते हुए जल्दी से यहाँ ले आया। मम्मा मुझे जाने दो, नीचे उतारो मुझे श्रीकांत को देखना है, छोड़ो मुझे, शीना ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इधर शीना की बात सुनते ही सब लोगों के तो होश ही उड़ गए, लेकिन लकी ने शीना और मोना की ये बात नहीं सुनी थी। उसने तो श्रीकांत को अपने पैर के नीचे दबाया हुआ था। उसने उसकी छाती पर पैर रखा हुआ था और वो उसकी आंखों में गुस्से से देखे जा रहा था। बता तूने शीना को किडनैप क्यों किया? किसके कहने पे किया? बता। लकी की आवाज जैसे श्रीकांत के कानों में गरज रही थी। नहीं, मैंने उसे किडनैप नहीं किया था, बल्कि मैंने तो उसे किडनैप होने से बचाया था। श्रीकांत कराहते हुए लकी के सामने हाथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने हाथ उठाने की कोशिश कर पाता, उससे पहले ही लकी उसके हाथों को अपने पैरों से रोक देता। वो उसकी आंखों में वैसे ही गुस्से के साथ देख रहा था और उसने फिर से श्रीकांत के ऊपर बरसते हुए कहा, फिर से झूठ बोल रहा है तू, मुझसे झूठ बोल रहा है। लकी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका था और उसने उसके ऊपर एक लात जमा दी। लकी का सच निकलवाने का ये तरीका इस वक्त किसी जल्लाद से कम नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों ही पुलिस वालों ने लकी को बीच में आकर रोक दिया और उन्होंने श्रीकांत से पूछताछ करना शुरू कर दिया। अगर लकी और 10 मिनट भी उससे कुछ पूछता तो शायद उसकी वो जान ले सकता था, लेकिन जब पुलिस वाले भी उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे और उससे सवाल जवाब कर रहे थे, तब भी श्रीकांत वही कह रहा था कि उसने शीना को किडनैप नहीं किया, बल्कि किडनैप होने से बचाया था। ठीक इसी वक्त उनमें से एक पुलिस वाले का फोन बज उठा। जय हिंद सर। सर, जी सर, ठीक है सर, ओके सर, उस पुलिस वाले ने कहा और फिर श्रीकांत को छोड़ दिया। ये आदमी सही कह रहा है, कैमरे में भी यही दिखाई दे रहा है। इस आदमी ने उन दोनों आदमियों को मारा था और उनसे बचाकर वो शीना को यहाँ लेकर आया था। पार्क में भी उसकी शीना को नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा नजर नहीं आ रही थी और जब उसने हमारी आने की आवाज सुनी तो वो शीना को बचाने के लिए उसे अपने साथ झाड़ियों में छुप गया लेकर। जब लकी और मोना ने पहले पुलिस वालों की बात सुनी और फिर शीना का चेहरा देखा तो वो दोनों समझ गए थे कि जरूर उनसे कोई गड़बड़ हो गई थी और वो श्रीकांत को गलत समझ बैठे थे। इधर मोना ने शीना को आखिरकार अपनी गोद में से नीचे उतार दिया था और वो सीधा भागते हुए श्रीकांत के पास पहुंच गई थी। श्रीकांत, तुम ठीक तो हो ना? तुमको गोली जोर से लगी क्या? बताओ मुझे, तुम्हें खून आया क्या? शीना ने पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हुए कहा। नहीं बच्चा, तुम चिंता मत करो। पुलिस ने जो गोली मारी थी ना, वो सारी नकली गोलियां थी और इसलिए ना तो मुझे चोट लगी और ना ही खून आया, श्रीकांत ने शीना को प्यार से समझाते हुए कहा। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि श्रीकांत इतनी प्यार से बात कर सकता था। नकली गोली जैसी कोई चीज होती है क्या? शीना ने पूछा। उसका ध्यान अचानक से बढ़ गया था। वो पुलिस वालों के पास गई और उनके पास जाकर उनसे पूछा, पुलिस सर, क्या आप मुझे 2-4 नकली गोली दे सकते हो क्या? मैं भी नकली गोली देखना चाहूंगी, वो कैसी दिखती है और उसका रंग कैसा है? जब पुलिस वालों ने शीना के मुंह से इस तरह की बात सुनी तो उन्हें समझ आ गया कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, बल्कि अलग थी।
वो शीना की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, उससे थोड़ी इधर उधर की बात करने लगे। फिर वो लोग लकी और मोना की तरफ पलटे और बोले, आप दोनों को स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। लकी ने उसके लिए तो हाँ कर दी थी, लेकिन जब उसने शीना को श्रीकांत के साथ खुश देखा तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रीकांत किस तरह का आदमी था और उसने मास्क क्यों लगा रखा था। मास्क लगा होने की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। श्रीकांत, क्या तुम अपनी मास्क हटा सकते हो? मैं बस एक बार के लिए तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूं। शीना ने बड़े ही प्यार से श्रीकांत से कहा। नहीं, अगर तुम मेरा असली चेहरा देख लोगी तो तुम्हें मुझसे डर लगने लगेगा, श्रीकांत ने कहा। वो शीना की बात सुनकर एक बार के लिए तो चौंक गया था और फिर मारे डर के उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, प्रॉमिस, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं डरूंगी और ना ही कुछ कहूंगी। मैं बुरा मुंह भी नहीं बनाऊंगी। बस एक बार के लिए मुझे तुम अपना चेहरा दिखा दो ना। शीना ने श्रीकांत का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया था। उसने श्रीकांत का हाथ इस तरह से पकड़ा था जैसे वो उससे भीख मांग रही हो। श्रीकांत उसकी मासूम सी आंखें को देख रहा था और थोड़ी ही देर बाद जब वो उसकी आंखों के सामने अपनी आंखों के साथ टिक नहीं पाया तो उसने कहा, ठीक है। शीना उसकी हाँ सुनकर पागलों की तरह हंसने लगी थी। उसकी आंखें अब बस श्रीकांत के मास्क पर ही जाकर टिक गई थी और वो देखना चाह रही थी कि आखिर इस मास्क के पीछे ऐसा क्या था जो श्रीकांत उससे हमेशा छुपा कर रखता था। लकी और मोना को भी इस बात का इंतजार था और वो कोने में खड़े होकर वही देख रहे थे। वो खुद भी श्रीकांत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। इधर श्रीकांत ने एक बार के लिए वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में देखा और फिर अपने चेहरे पर से धीरे से मास्क हटाकर अपना असली चेहरा सब लोगों को दिखाने लगा। अरे बाप रे, ये क्या है? शीना ने जैसे ही श्रीकांत का चेहरा देखा तो वो अंदर तक घबरा गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यही हाल खुद मुना का भी था। उसने भी जैसे ही श्रीकांत का असली चेहरा देखा तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और लकी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मोना ने भी शीना की ही तरह अपने कभी सपने में नहीं सोचा था कि श्रीकांत असलियत में ऐसा लगता था। उसके चेहरे पर सफेद रंग के दो बड़े गोले बने हुए थे। उसकी उल्टी आंखों के नीचे एक बैगनी रंग का निशान बना था। उसके चेहरे पर ये दो रंग उसके चेहरे को बहुत खतरनाक और डरावना बना रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे था। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम डर जाओगी। मैंने तुम्हें आखिर डरा ही दिया ना। जब श्रीकांत ने शीना, मोना और बाकी लोगों का हाल देखा तो वो समझ गया था कि उन्हें उनका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो निहायत ही डरावना नजर आ रहा था और इसी वजह से श्रीकांत को भी अपने ऊपर शर्म महसूस हो रही थी। श्रीकांत ने बिना देर किए ही अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहन लिया। तुम वही हो ना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मेरा पीछा करते हुए आ रहे थे? लकी को अचानक से ही याद आ गया। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब निकला था तो उसे याद था कि कुछ गड़बड़ तो उसके साथ हुई थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या था। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि श्रीकांत उसका पीछा कर रहा था और यही चीज उसे गड़बड़ लग रही थी। हाँ, मैं ही था, श्रीकांत ने हाँ में से हिलाते हुए कहा। वो इस बात से काफी उदास नजर आ रहा था। इधर शीना ने भी जब श्रीकांत का चेहरा देखा तब से उसने अपने आप को मोना के पीछे ऐसे छिपा लिया था कि वो उसके पीछे से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन उसके मुंह से हाँ सुनने के बाद इधर लकी के मन में अब ढेर सारे सवाल जाग गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रीकांत उसका पीछा क्यों कर रहा था। क्या वो उससे बदला लेने की सोच रहा था या फिर वो उससे कुछ कहना चाहता था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टावली सिर्फ पॉकेट FM। कहानी अच्छे लगे तो सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।